नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। रोज की तरह खास मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में हैं हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विजय त्रिवेदी जी, राहुल महाजन जी और समीर चौगावकर जी हमारे साथ हैं। आइए कहानी कुर्सी की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करेंगे एसआईआर की, जिसको लेकर घमासान मचा हुआ है। एसआईआर पूरा होने के बाद बिहार में नई सरकार बन चुकी है, तो अब कुल 12 राज्यों में एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है। जिन राज्यों में वोटर लिस्ट में सुधार चल रहा है उनमें यूपी भी शामिल है। वोटर लिस्ट रिवीजन के बीच सीएम योगी ने बड़ा आदेश दे दिया है। उन्होंने अवैध घुसपैठियों के लिए अस्थायी डिटेंशन सेंटर बनाने के निर्देश दे दिए हैं। योगी ने कहा है कि यूपी में रह रहे सभी घुसपैठियों को पहचान कर उन्हें डिटेंशन सेंटर भेजा जाए, फिर डिटेंशन सेंटर से इन घुसपैठियों को उनके वतन वापस भेजा जाएगा। इस खबर पर यूपी की पॉलिटिक्स पूरी तरह गर्मा गई है। अखिलेश कह रहे हैं एसआईआर के बहाने हर विधानसभा सीट पर 50,000 वोट काटने की साजिश हो रही है। तो यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय ने पूछा है कि सीएम योगी के 8 साल के शासन के दौरान कितने घुसपैठियों के खिलाफ एक्शन लिया गया है। ये सरकार योगी जी के नेतृत्व में 2017 से चल रही है। कितने साल हो गए? ये 2025 चल रहा है। मुझे लगता है कि 5 साल उधर, 8 साल हो गए। 8 साल में भी तो घुसपैठियों की पहचान नहीं कर पाए। ये हास्यास्पद बात है। केवल और केवल मीडिया की तरफ से हाइप देना, परसेप्शन बनाकर लोगों को केवल बेवकूफ बनाना। 8 साल से आपकी सरकारें क्या कर रहे थे? तो ये परसेप्शन लग रहा है विपक्ष को। विपक्ष का ये आरोप है कि इसी बहाने उनके वोटर्स को वोटर लिस्ट से हटाने का काम किया जा रहा है उत्तर प्रदेश में। अखिलेश ने आरोप लगाया कि 2024 में जिन विधानसभा सीटों पर समाजवादी पार्टी जीती थी, वहां करीब 50,000 वोट हटाने की तैयारी हो रही है। चुनाव आयोग पर बीजेपी के साथ सांठगांठ का आरोप लगाया। तो समाजवादी पार्टी ने यूपी में एसआईआर की प्रक्रिया 3 महीने तक बढ़ाने की मांग की। इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन आइए पहले आपको सुनवाते हैं अखिलेश ने एसआईआर पर क्या कहा। भारतीय जनता पार्टी, उनकी सरकार, उनके अधिकारी और चुनाव आयोग मिलकर के ये तैयारी कर रहे हैं कि 2024 में जिन विधानसभाओं में समाजवादी पार्टी जीती है, इंडिया गठबंधन जीता है, उन विधानसभाओं में 50,000 से ज्यादा वोट काट दिया जाए एसआईआर के बहाने। यही यूपी में हो रहा है, यही वेस्ट बंगाल में तैयारी चल रही है। तो इसलिए हम लोग सावधान हैं। हम पॉलिटिकल लेवल पर, अपनी पार्टी के स्तर पर सभी कार्यकर्ताओं को आपके माध्यम से, अपने संगठन के लोगों को आपके माध्यम से ये अपील भी करते हैं कि पूरी जिम्मेदारी के साथ ये अपनी वोटर लिस्ट ठीक करें। तो अखिलेश यादव को ये डर सता रहा है कि 25 में ही उनके वोटर्स काट दिए जाएंगे, तो 27 में ऐसा ना हो कि बिहार में जिस तरीके के नतीजे आए वैसे ही नतीजे उत्तर प्रदेश में आए। तो कांग्रेस ये आरोप लगा रही है कि घुसपैठिए तो 8 साल से थे, 8 साल में सरकार ने क्या किया, इसका पूरा लेखा जोखा देना चाहिए। लेकिन इन सब के बीच योगी आदित्यनाथ बड़े क्लियर हैं। डिटेंशन सेंटर बनाने के लिए कह दिए गए हैं। जितने भी घुसपैठिए हैं उनको वहां रखा जाएगा और फिर इसके बाद वतन भेज दिया जाएगा। अब जब जब घुसपैठियों का नाम सामने आता है हर्षवर्धन जी, तब तब विपक्ष के यही 2 सुर सुनाई पड़ते हैं। एक तो सरकार की अकाउंटेबिलिटी, सरकार की जिम्मेदारी, 8 साल से सरकार है तो आपने तब क्यों नहीं किया, अब आप क्यों कर रहे हैं, और दूसरा ये कि आप वोट काटने की कोशिश कर रहे हैं। क्या इसको जोड़ा जा सकता है दोनों मैटर्स को? देखिए प्राची, मुझे लगता है कि विपक्ष को जरा अपनी रणनीति पर नए सिरे से विचार करना चाहिए। ये ठीक है कि आपको अगर कोई भी अभियान चल रहा है तो उस पर संदेह करने का पूरा अधिकार है, लोकतंत्र है, आप कुछ भी कह सकते हैं। लेकिन जब आप ये कहते हैं कि जिन विधानसभाओं में सपा जीती है वहाँ 50,000 वोट काट दिया जाएगा, तो अब कौन सा ऐसा तरीका है, कौन सी ऐसी मशीन है, कौन सा ऐसा तंत्र मंत्र है कि आप जान जाएंगे कि इन 50,000 लोगों को काट देना है? ये मतलब अगर ऐसा है तो भाई अखिलेश जी को तो पहले पता चल गया है, तो वो 50,000 बचा के 50,000 और जुड़वा लें। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि एसआईआर की प्रक्रिया कहीं किसी गुफा में, किसी अंधेरे कमरे में या किसी ऐसी जगह हो रही है जहाँ लिखा गया है नो मेंस लैंड, कोई जा नहीं सकता है, कुछ लोग बैठे हुए। ऐसा तो होता नहीं। ये तो जो एसआईआर करने वाले हैं, जो फॉर्म लेकर आ रहे हैं, वो ऑलरेडी प्रिंटेड है। यानी एसआईआर सबसे पहले तो समझिए ना तो जोड़ा जा सकता है ना घटाया जा सकता है। एसआईआर में अगर आपका नाम है, वो फॉर्म भर के आप दे देंगे तो आपका नाम बना रहेगा। नहीं भर के दे पाएंगे तो कट जाएगा। जो जुड़वाना है उसकी प्रक्रिया अलग है, जो कटवाना है उसकी प्रक्रिया अलग है। तो ये झूठ अफवाह फैलाने से बचना चाहिए। दूसरा, जब आप ये कह रहे हैं कि समझ गए,
भाई बिहार में भी जब सब कुछ हो रहा था तो सबको तो समझ में आ गया था। तो इसका मतलब ये कि इसीलिए जीरो अपील हुई क्योंकि बिहार में सब समझ गए और सब ने कहा कि नहीं, अब गड़बड़ नहीं होने देंगे। चुनाव आयोग के लोग जो भी करना चाह रहे थे उनको मंशा समझ में आ गई, तो सारे राजनीतिक दल मिलकर उसको दुरुस्त कर लेते हैं। यानी इसका मतलब वो फुल प्रूफ हो गया। अब मान लीजिए कि बिहार में कुछ थोड़ा बहुत रह गया हो, तो भाई यूपी में सबको पता है और यूपी से पहले तो बंगाल का चुनाव भी हो जाएगा, तो ये भी समझ में आ जाएगा कि देखो यहां सब ठीक हो गया। तो अखिलेश यादव और ममता बनर्जी के पास एक तरह से कहें कि समय है, उदाहरण है, ढेर सारे ऐसे लोग हैं जो बता सकें कि क्या है और कितनी अच्छी तरह से करा सकते हैं वो करेंगे। और अखिलेश जी तो कह ही रहे हैं, भाई ये तो सच है ना, 37 सांसद हैं उनके, 111 विधायक हैं, तो उनके पास तो बड़ी अच्छी टीम है। तो उत्तर प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचकर उनका वोट आप डलवा लीजिए और 50,000 अपने वोट बढ़वा लीजिए। अब ये काम तो पॉलिटिकल पार्टीज को करना है। यही बात बिहार में भी बार बार कही जाती थी कि अगर आपको इतनी आपत्तियां हैं, अगर वाकई में आपको लग रहा है आपके वोटर्स काट दिए गए हैं, तो आपकी बीएलएस कहां हैं, आप सड़कों पर क्यों नहीं उतरते, उन लोगों को लेकर सामने क्यों नहीं आते। और यही बात अखिलेश यादव भी कह रहे हैं। लेकिन जो घुसपैठियों वाला विजय जी मुद्दा है, इस बात को जरा समझाइए कि जब जब घुसपैठी की जिक्र होती है, जब जब ये तस्वीरें आप देख ही रहे हैं ना, लंबी लंबी लाइनें बॉर्डर्स पर लगी हुई हैं, यूपी में भी इसी तर्ज पर कार्रवाई करने की बात कर रहे हैं, तो सामने से रिएक्शन ऐसा क्यों आता है घुसपैठियों को लेकर? देखिए, दोनों अलग अलग इशू हैं। एक तो हम लोग, आपने वैसा खुद ही अलग कर दिया, लेकिन दोनों अलग अलग इशू हैं। एसआईआर का इशू अलग है, घुसपैठियों का इशू अलग है। एसआईआर तो वोटर लिस्ट को प्योरिफिकेशन का काम है, उस पर काम करें। और जैसे बिहार में सब लोग, विपक्ष के लोग कह रहे थे कि कम समय मिला है, तो अब ज़्यादा समय है। उत्तर प्रदेश में भी खासतौर से यदि अखिलेश जी का ही जिक्र कर रहे हैं तो वहाँ तो बहुत समय है। जब होगा उसके बाद आपके पास आपत्तियों के लिए, उसके बाद भी कोर्ट में जाने के लिए तमाम तरीके की चीज़ें हैं। कितने लोग कटेंगे, कितने नहीं कटेंगे, और उनके पास तो बड़ी टीम है। एसआईआर की प्रॉब्लम तो उन लोगों को हो सकती है जो जिनके पास छोटी टीम हो, जो छोटी पार्टियां हैं, उनके लिए हो सकता है कि भाई उनके पास बीएलए नहीं है, वो कहाँ से कराएंगे, नहीं कराएंगे। लेकिन अखिलेश जी के लिए तो बड़ा है। दूसरा मुद्दा है घुसपैठियों का। घुसपैठियों के मुद्दे पर ये सवाल उठाना कोई गैर वाजिब तो है नहीं कि आपके पास 8 साल से सरकार है और 11 साल से सरकार है केंद्र में। ये मुद्दा तो केंद्र सरकार का है, वैसे राज्य सरकार का मुद्दा नहीं है। तो उस पर क्या काम हो रहा है। और अब प्राइम मिनिस्टर ने जब ये कह दिया है कि डेमोग्राफी मिशन बना रहे हैं, तो डेमोग्राफी मिशन भी पार्ट ऑफ घुसपैठिया जो इन्फिल्ट्रेटर्स है उसी की परेशानी पर करना है ना। तो मुझे लगता है एक बार प्रधानमंत्री या केंद्र सरकार इस पूरे मिशन के प्लान को, एक्शन प्लान को सामने ले आए। उसके बाद जो राज्य सरकार है जिनको जैसे काम करना है उस पर काम देखे। घुसपैठियों की पहचान राज्य सरकार तो कर नहीं सकती ना, राज्य सरकार कैसे करेगी। और जब तक पहचान नहीं करेंगे तब तक उनको डिटेंशन सेंटर में ले जाने, जो होम मिनिस्टर साहब ने कहा कि डिटेक्ट, डिलीट एंड डिपोर्ट, तो ये काम होम मिनिस्ट्री का है। अब योगी जी उसको अलग से पहचान सकते हैं, जैसे वो तो कपड़ों से भी पहचानते हैं, तो अलग से पहचान सकते हैं। तो घुसपैठियों को अलग से पहचान है। और जो लोग, भाई कोई भी इसमें समर्थन नहीं करेगा कि जो घुसपैठिए हैं इस देश के नहीं हैं उनको बाहर किया जाए, लेकिन इस पहचान को भी ईमानदारी से किया जाए और किसी को ये आशंका नहीं रहे, इसको ध्यान रखने की बात है। मेरे ख्याल से कोई ये समर्थन करेगा कि नहीं घुसपैठियों को रखना ही है और घुसपैठियों को वोटर बनाना है, ये तो और ज़्यादा गड़बड़ है। लेकिन यदि डेमोग्राफी मिशन पर सरकार काम कर रही है तो उससे क्या होगा कि किसी तरह की अशांति या नाराजगी या एक्सक्यूजेज नहीं मिलेंगे। अब आप अलग अलग सरकारें अलग अलग तरीके से यदि ऐसा करना चाहेगी, कैसे प्रोसेस वो कर रहे हैं, डिटेंशन सेंटर पहले बना रहे हैं, पहले ये पॉलिसी तो बने कि कैसे आप उनको आइडेंटिफाई कर रहे हैं। नहीं, जैसे बंगाल में हो रहा है ना सर, खुद ही लोग बॉर्डर पर जा रहे हैं, खुद ही ये कह रहे हैं हमारे फर्जी डॉक्यूमेंट है, अपनी स्टोरी खुद बता रहे हैं ना कि कैसे फर्जी डॉक्यूमेंट बन गए। ऐसा ही कुछ यूपी में अचानक कैसे आ गए हैं बंगाल में, ये किसी ने पूछा है? ये कैंप कहाँ से लग गए हैं कि ये 200-400, और आप तो कह रहे हैं वहाँ पर 1 करोड़ लोग हैं, 50 लाख लोग हैं, ये 300 लोगों की फोटो दिखाकर आप कह रहे हैं कि बंगाल में सारे घुसपैठिए बाहर आ गए, भागने के लिए कर रहे हैं। तो ये पॉलिटिकल एजेंडा, प्रोपेगेंडा से थोड़ा सा बचना चाहिए सब लोगों को, जिनको भाई कोई भी नहीं कहेगा कि घुसपैठियों को आप यहाँ रखें, लेकिन कोई पॉलिसी तो होनी चाहिए। और 500 लोगों को टेंट में दिखाते रहे और कहें कि घुसपैठियों भाग रहे हैं, 50 लाख तो होंगे बंगाल में। ये ऐसा मुद्दा है जिसे सरकार अपने हिसाब से यूज करना चाहती है और विपक्ष अपने हिसाब से यूज करना चाहती है। दोनों ही घुसपैठियों का इस्तेमाल बड़े अच्छे से करते हैं। लेकिन अखिलेश यादव ने जो आरोप लगाए हैं, या जो अखिलेश यादव लगातार कह रहे हैं कि यूपी में बिना तैयारी के एसआईआर की प्रक्रिया की जा रही है, इसके लिए ना बीएलओ को ट्रेनिंग दी गई है ना ही बीएलए को। लेकिन चुनाव जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं उन्होंने अखिलेश यादव के इन आरोपों को खारिज कर दिया है। यूपी निर्वाचन आयोग के सीईओ ने कहा है कि एसआईआर से जुड़े सभी कर्मचारियों को ट्रेनिंग दी
गई है, बाकायदा ट्रेनिंग के जरिए ही ये सब कुछ प्रक्रिया शुरू हुई है और घर घर जाकर कैसे वोटर लिस्ट में नाम आपका बना रहे इसके लिए आपको फॉर्म भरना है, अपने सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं, इसकी तैयारी बाकायदा करवा दी गई है। लेकिन ये वैसे ही आरोप है जैसे बंगाल में ममता दीदी लगाती हैं। वहीं कई मुस्लिम धर्मगुरु भी अखिलेश के विरोध पर सवाल उठा रहे हैं। उनका कहना है कि एसआईआर से मुसलमानों को घबराने की जरूरत नहीं है। समझता हूं इससे किसी को दहशत में नहीं आना चाहिए, बल्कि मैं तो ये समझता हूं जो लोग कह रहे हैं कि वोट कटने के लिए काटने के लिए काम किया जा रहा है, बल्कि वोट काटने के लिए नहीं, वोटों को जोड़ने के लिए किया जा रहा है। अगर आप एक्टिव हैं और आप जो बीएलओ आपके यहाँ आ रहा है और आप एसआईआर का फॉर्म भर रहे हैं तो आपका वोट तो ऐड होएगा। मैं समझता हूं कि हमारे प्रदेश की जनता को चाहिए कि जो ये प्रक्रिया चल रही है, जिसकी अंतिम तिथि शायद 4 दिसंबर है, उससे पहले सब अपना एसआईआर का फॉर्म भर दें ताकि उनका वोटर लिस्ट में नाम आ जाए। तो एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर जितने भ्रम राहुल जी फैलाए जा रहे हैं उनको एक एक करके क्लियर किया जा रहा है। अब ये कौन समझाए अखिलेश यादव को भी या जितने भी लोग हैं जो ग्राउंड पर हैं कि ये ना तो जोड़ने की प्रक्रिया है ना काटने की प्रक्रिया है, आपका वोट बना रहे। आप जिस विधानसभा में वोट करते हैं, जिस लोकसभा में आप वोट करते हैं, उसके लिए आपको बस अपने डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने होंगे। देखिए, एक बात विजय जी की बिल्कुल सही है कि 2 अलग अलग इश्यूज हैं। जहाँ तक एसआईआर का सवाल है, मैं खुद जो है जहाँ पे रहता हूँ वहाँ पर ये प्रक्रिया शुरू हो गई हुई है, वहाँ पर लोग जा रहे हैं। तो मैं वहाँ गया, मैंने देखा क्या हो रहा है वहाँ पे। देखिए, जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ पे बहुत सारे लोग जो हैं वो इस बात को लेकर आ रहे हैं कि वो उनका पूरा परिवार या तो विदेश चला गया, यहाँ से शिफ्ट हो गया या किसी और जगह शिफ्ट हो गया, तो वो बाकायदा मार्क करवा रहे हैं कि ये अब यहाँ नहीं रहते हैं, ये अब यहाँ पे नहीं है, और अपना वोट जो उनका है उसको भी उसके जो एक डॉक्यूमेंट वो पहचान के लिए मांगते हैं वो साथ में सबमिट कर रहे हैं, जो फॉर्म उनको दिया गया उसके साथ। और ये सारी प्रक्रिया चल रही है और अच्छी प्रक्रिया है, ताकि जिसका वोट जहाँ पर है वो जो है तय हो पाए। अगर यहाँ पे किसी का वोट नहीं है और वो चला गया यहाँ से तो वो भी कट पाए। तो दूसरी, ये बिल्कुल सही बात है कि बाद में जो है वो फाइनल होगी चीज़ें, लेकिन ये प्रक्रिया बहुत अच्छी है और इसके कारण से जो वोट जहाँ पर है और जो लोग यहाँ पर वोटर नहीं है उनकी भी पहचान हो पाएगी कि यहाँ पे ये आदमी वोट कर सकता है, यहाँ वो ये आदमी वोट नहीं कर सकता। दूसरी बात है, जहाँ तक जो घुसपैठियों की बात है, तो 10 साल कांग्रेस की भी सरकार रही तो उसने नहीं किया कुछ, तो बाकियों की भी सरकारें अलग अलग राज्यों में रही, नहीं किया कुछ। तो क्या ये मान लें कि वो घुसपैठियों को चाहते हैं कि वो बने रहें? बंगाल की जहाँ तक बात है, बंगाल में घुसपैठ बेहद बुरे तरीके से हुई है। मैं ये भी आपको बता दूँ, जब मैं एक संस्थान में था, हमने एक कोई स्टिंग ऑपरेशन करवाया था, उसमें बिल्कुल साफ हो के आया था किस तरह से पहचान पत्र बनाए जाते हैं, किस तरह से उनके पैन कार्ड, उनके आधार कार्ड किस तरह से बनते हैं, कितने कितने पैसे में बनते हैं, ये सारा कुछ बंगाल में हुआ है। और ऐसे में अगर लोगों को वहाँ से नहीं, जो घुसपैठी हैं उनको नहीं हटाया गया, मैं आपको जहाँ हम खड़े हैं नोएडा की उसकी बात बताता हूँ। बहुत सारे लोग जो हमारी कॉलोनीज में काम करने आते हैं, उन्होंने अपने नाम बदल कर, वो मुस्लिम नामों से हिंदू नाम रखकर वो काम वहाँ पे करने आते हैं, क्योंकि अदरवाइज उनको काम नहीं मिलता है कई बार। तो ऐसे में उन्होंने भी अपनी पहचान छुपाने की कोशिश की है। अब ये जो लोग भाग रहे हैं, आपने कहा कि वो बॉर्डर पे खुद जा रहे हैं, बात हुई, तो वो लोग वो हैं जिनके पहचान पत्र नहीं बन पाए, जिनको लगता है कि हम इसमें फंस जाएंगे जैसे ही जांच होनी शुरू होगी, वो लोग भाग भाग के जा रहे हैं। जिनके पहचान पत्र बन गए वो तो दिखाएंगे कि हम यहीं के सिटीजन। तो जो वहां पे दलाल काम करते हैं, जो कि बॉर्डर से लेके आते हैं उनको, पश्चिम बंगाल बांग्लादेश के बॉर्डर से, उनका पूरा एक रैकेट बना हुआ है कि किस तरह से लेके आएंगे। तो ये प्रक्रिया तो करने की जरूरत है। कोई भी सरकार हो, जो यहाँ के नागरिक नहीं है उनको हटाने की जरूरत है। और अगर बीजेपी सरकार या फिर जो केंद्र सरकार है या फिर कोई राज्य सरकार है वो ये प्रक्रिया करना चाहती है तो बिल्कुल सही प्रक्रिया, इसमें किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। ये बात सही है, किसी नागरिक को वहां से हटाना आप ये मान सकते हैं कि उसमें दिक्कत हो सकती है, लेकिन जो नई नागरिक है उनको तो हटाना ही पड़ेगा। ठीक है, लेकिन फिर बार बार अखिलेश यादव का या विपक्ष के नेताओं का आना और पुरजोर तरीके से एसआईआर का विरोध करना, अखिलेश यादव का तो ये दावा कर देना समीर जी कि 50,000 वोट हमारे काटे जा रहे हैं, ये दावे आप कहां से लेकर आते हैं? क्या इन दावों के जरिए महज आप एक प्रेशर क्रिएट करना चाहते हैं, एक नैरेटिव चलाना चाहते हैं, या वाकई में कुछ ऐसा हो रहा है? देखिए, अखिलेश यादव तो अभी बिहार में प्रचार करने गए थे, बिहार के अंदर इतना अच्छे से चुनाव आयोग ने एसआईआर किया है। क्या विपक्ष बिहार एसआईआर को लेकर आया कि भाई हमारे इतने वोटर्स थे, हम उनकी परेड कराते हैं, हम पत्रकार वार्ता रहते हैं, इनके वोट काट दिए गए, हमारे वोटर्स थे, इनको वोट देने से वंचित किया गया?
न चुनाव के पहले इस तरीके से विपक्ष लेकर आया, न चुनाव के बाद इस तरीके से विपक्ष लेकर आया। वो खाली उत्तर प्रदेश में तो एसआईआर नहीं हो रहा है ना, 12 राज्यों में चुनाव आयोग एसआईआर करवा रहा है, जिसमें 9 केंद्र शासित प्रदेश है। अखिलेश यादव को लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में उनके 50,000 वोट काट दिए जाएंगे। मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस बहुत समर्थन कर रही है, समर्थन का मतलब आधिकारिक रूप से उन्होंने समर्थन नहीं किया है, लेकिन जमीनी स्तर पर वो जो एसआईआर की प्रक्रिया मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में हो रही है, उसको वहां पर कांग्रेस का जो संगठन है वो सहयोग कर रहा है। उनके जो बीएल है कांग्रेस के, वो जमीनी स्तर पर बीएलओ के साथ मिलकर अपने वोटर्स को देख रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि किन्हीं राज्यों के अंदर कांग्रेस तो विरोध कर रही है, राहुल गांधी विरोध करते हैं, अखिलेश यादव उसका विरोध करते हैं, तेजस्वी ममता बनर्जी विरोध करती है, और कई राज्यों में विपक्ष की पार्टियां बीएलओ के साथ मिलकर अपना काम सुचारू रूप से करने की कोशिश कर रही है। तो अखिलेश यादव को बिहार चुनाव परिणामों से डर बैठ गया है। अखिलेश यादव को लग रहा है कि जिस तरीके से बिहार के अंदर एनडीए की आंधी चली, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन रहा है, कहीं वो उत्तर प्रदेश के अंदर न हो जाए। और जिस एमवाय समीकरण के दम पर बिहार में सरकार बनाने की कोशिश तेजस्वी यादव कर रहे थे, मुसलमान और यादव के दम पर, वही वोट बैंक तो अखिलेश का भी उत्तर प्रदेश के अंदर एमवाय समीकरण। तो जिस तरीके से बिहार के अंदर टूटा एमवाय का समीकरण, अखिलेश को डर है कि कहीं उत्तर प्रदेश में वही एमवाय समीकरण ना टूटे। लेकिन अभी तो टाइम है उनके पास। लेकिन उनको पता है ना कि भाई उनके पास कितना भी समय हो, अब उनकी वो स्थिति राजनीतिक रूप से बहुत कमजोर हो गई है। लोकसभा चुनाव में 37 सीटें उन्होंने जरूर जीती थी, उसके बाद विधानसभा के उपचुनाव, उसके बाद विधानसभा के जो उपचुनाव हुए उसमें अखिलेश यादव को किस तरीके से झटका लगा है। तो अखिलेश यादव को लग रहा है कि अब वो जो मोमेंटम लोकसभा का रहा है वह विधानसभा में बना के रखना बहुत मुश्किल है। और अब बिहार के अंदर तो फिर भी नीतीश कुमार और मोदी थे, उत्तर प्रदेश में तो योगी और मोदी है, तो उनसे निपटना अखिलेश की बस की बात नहीं है। तो मुझे लग रहा है कि अखिलेश यादव ने अभी से अपना ग्राउंड तैयार शुरू कर दिया है। उन्होंने तो 27 के लिए पिच तैयार कर दी है। जब परिणाम आएंगे तो मैं कह दूंगा कि 2025 में मैंने पहले ही कह दिया था कि मेरे 50,000 वोट काटे जा रहे हैं, और जो वोट काटे गए थे उसी कारण मैं चुनाव हार रहा हूं। 25 में 27 की भविष्यवाणी अखिलेश यादव ने कर दी है, लेकिन 26 में जहां चुनाव होने हैं वहां भी बहुत बवाल मचा हुआ है, क्योंकि ममता बनर्जी लगातार पुरजोर विरोध कर रही हैं। ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग के खिलाफ मोर्चा बुलंद कर रखा है। अब एक बीएलओ की मौत के मामले में दीदी आग बबूला है। पश्चिम बंगाल की एक बीएलओ रिंकू तरफदार ने आत्महत्या कर ली। ममता ने इस मामले में एक्स पोस्ट के जरिए चुनाव आयोग को धमकी दी, पूछा और कितने बीएलओ की जान जाएगी, एसआईआर का प्रेशर और कितने लोगों को जान देने पर मजबूर कर देगा। जब उनसे पूछा जाता है ये घुसपैठी है, तो वो कहती है इनको कोई हाथ ना लगाए, और धर्म के आधार पे वो कहती है ये दूध देने वाली गाय है, इसकी दुलत्ती भी मैं सह लूंगी। ये जो दोहरा रवैया है ममता बनर्जी जी का, ये बिल्कुल स्पष्ट हो गया है, और उल्टी गिनती की शुरुआत हो गई है। पश्चिम बंगाल की जनता ममता बनर्जी को सबक सिखाने वाली है। तो ममता बनर्जी जो मौतें हो रही हैं उसको लेकर चुनाव आयोग पर हमलावर हैं, और रोज वो सोशल मीडिया पर पोस्ट करती हैं। बाकायदा उन्होंने एक लेटर भी लिखा था चुनाव आयोग को, और ये कहा था कि प्रशिक्षण दिया जाए, बहुत डेंजरस है, बहुत खतरनाक है, टाइम बढ़ा दिया जाए, अवधि को बढ़ा दिया जाए। और इसको लेकर ही ममता बनर्जी अपना एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रही हैं। और जो नैरेटिव ममता बनर्जी हर्षवर्धन जी बना रही हैं, क्या वो नैरेटिव सही है? वो जो कह रही हैं कि अगर एक भी बीएलओ की मौत हो रही है तो भाई ये खतरनाक है, आप इतना प्रेशराइज क्यों कर रहे हैं, इसको कम से कम समय तो दीजिए ना लोगों को कि वो अपने काम को पूरा कर सकें। देखिए, पश्चिम बंगाल वो राज्य जहां पर बीएलओ जो हैं, क्योंकि बीएलओ को ये समझना बहुत ज़रूरी है कि मुख्य चुनाव आयुक्त या केंद्रीय चुनाव आयुक्त के पास कोई ऐसी मशीनरी नहीं है कि देश भर में कोई भी काम करे। राज्यों में जरूर चुनाव आयुक्त के पास एक छोटी टीम होती है, छोटा सा कार्यालय होता है, लेकिन जब वो किसी राज्य में कोई काम करते हैं तो उस राज्य की ही स्टेट की मशीनरी लगती है। मतलब उसमें सब हो सकते हैं, किसी भी तरह के काम करने वाले लोग हो सकते हैं, शिक्षक से लेकर बैंकर तक या अलग अलग विभागों में काम करने वाले लोग सब उस ड्यूटी में लगते हैं। अब जब बीएलओ के तौर पर देखें तो मैं सचमुच नहीं समझ पा रहा हूं कि इतनी सामान्य सी प्रक्रिया है वो इतनी असामान्य कैसे हो गई। अभी तो चुनाव आयोग ने एक बीएलओ के अंतर्गत सिर्फ 1200 मत रखे हैं। ये समझना बड़ा जरूरी है, क्योंकि बार बार ये ऐसे लग रहा है जैसे बीएलओ के माथे पर, और हमारा अपना जो बीएलओ हमारी सोसाइटी में जो आया उसने भी कहा कि अरे सर कोई हमको आदमी भी नहीं मिला है, कल शायद उसके साथ एक और सज्जन आए। अब जैसे हम लोग तो मान लीजिए अपार्टमेंट सोसाइटी में रह रहे हैं, तो वहाँ वो आता है, हर घर में जाके फॉर्म देता है और क्लब में बैठ जाता है, आप जाके जमा कर दीजिए। बड़ा आसान सा इजी वे में काम है। हम अपने जो घर प्रयागराज में, तो वहाँ ऐसे घर में दे गया, आप जाके सबको जमा कर देना है। ये इतना तनाव कहां से आ रहा है ये नहीं समझ में आ रहा है। पश्चिम बंगाल अकेला राज्य था या कहें कि पहला राज्य था
जहां बीएलओ ने रिवोल्ट कर दिया, हम ये काम नहीं करेंगे, हम ये काम नहीं करेंगे, हमसे नहीं हो पाएगा, तो उनके खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ी और जगहों पर भी कार्रवाई करनी पड़ी। अब इसके बीच में कुछ बीएलओ के, अब वो सुसाइड है या किसी और जगह से वजह से जान गई या क्या हुआ ईश्वर जाने, उसकी जांच हो जाए तो ज्यादा ठीक है, क्योंकि इतना असामान्य तरीके से ये थोड़ा खतरनाक भी दिखता है। एक वर्ग है विपक्ष का जो बार बार एसआईआर की प्रक्रिया को रुकवा देना चाहता है, तो अब सामान्य स्थिति में तो रुकेगा नहीं, सुप्रीम कोर्ट तक ने रोका नहीं, तो क्या ये सब भी कुछ वजह हो सकती है? और मैं फिर कह रहा हूं, इतनी आसान प्रक्रिया है ये एसआईआर वाली, उसके बाद जो और होगा उसमें आपको कुछ चीजें हो सकती हैं, जिसके पास कागज नहीं हो कागज ले आए दे, वो सब हो सकता है, लेकिन फिलहाल ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं है जिसमें इतना तनाव हो जाए कि कोई जान दे दे। और हर काम जो करते हैं उसमें इतना 1000-1200 लोगों को 10 दिन में जाकर फॉर्म बांट देना, ये कोई बहुत कठिन काम नहीं है, बहुत आसान सा काम है। और जो लोग सुन रहे हैं जरा वो भी समझें, आप लोग भी जाके जिस दिन फॉर्म मिला ना उसके दूसरे दिन क्यों नहीं भर दे रहे हैं? क्योंकि इसके बाद करना होता है डिजिटाइजेशन का प्रोसेस, यानी जो आपने किया है, जो फॉर्म फिजिकल आ गए, अब जब सब कुछ हो गया तो आपको डिजिटली उसमें मार्क करना है कि भैया ये लोग दुरुस्त हैं, यानी इनका नाम मतदाता सूची में रहेगा, ये यहां से कहां चले गए हैं वो डालेगा, जो यहां रह ही नहीं गए वो डालेगा, जिनका डुप्लीकेसी थी वो दूसरा फॉर्म तो देने आएंगे नहीं। तो ओवरऑल जब ये सब हो जाएगा तो मुझे जहां तक तारीख ध्यान में रही कि 9 दिसंबर, उसके बाद फिर जोड़ने का काम होगा, यानी आपका नहीं है तो आप उसमें जाके दे दीजिए, आप अपना बताइए, जो भी आपको डॉक्यूमेंट देना है वो सब दीजिए। प्रोसेस बड़ा ठीक है, लोग एक तो इसको जानबूझकर कॉम्प्लेक्स कर रहे हैं, दूसरा जो मतदाता है उसको भी सोचना चाहिए ये आपका भी काम है। बीएलओ कर रहा है, बीएलओ भी भारत का नागरिक है, आप भी भारत के नागरिक हैं, आपको भी अपने मतदाता पहचान पत्र मतदान की चिंता होनी चाहिए। बिहार में जब एसआईआर शुरू हुआ था उस वक्त भी ममता बनर्जी थी जो बड़ा एग्रेसिवली कहती थी कि बंगाल में करके दिखाइए, बंगाल में हम नहीं होने देंगे। अब जब बंगाल में प्रक्रिया शुरू हो गई है तो ममता बनर्जी ने एक अलग तरीका भी निकाला है, कुछ घटनाएं भी हुई हैं जिन घटनाओं को आधार बनाकर वो सवाल पूछ रही हैं और ये कह रही हैं कि गलत तरीके से हो रहा है, ये सरासर गलत है, इसे अभी रोक देना चाहिए या इसकी अवधि बढ़ा देनी चाहिए या ट्रेनिंग बढ़ा देनी चाहिए, जैसा अखिलेश यादव कह रहे थे। लेकिन एसआईआर का जो दूसरा पहलू है वो जो पश्चिम बंगाल से तस्वीर सामने आ रही है वो भी आप देखिए। एसआईआर का खौफ कुछ लोगों में साफ नजर आ रहा है, वो लोग जो फर्जी तरीके से, अवैध तरीके से देश में रह रहे थे। बांग्लादेश बॉर्डर पर लोगों की भीड़ लगी हुई है, कई लोग उस पार जाने की जल्दी में हैं। हकीमपुर बॉर्डर पर हजारों घुसपैठियों का जमावड़ा है जो अपने वतन लौटना चाहते हैं। बताया जा रहा है कि ये लोग अवैध रूप से यहां रह रहे थे, इनके पास कोई वैध दस्तावेज नहीं है, जिसके चलते एसआईआर में इनकी पहचान घुसपैठियों के तौर पर हो सकती है। लिहाजा ये लोग भारत बांग्लादेश सीमा पर डटे हुए हैं, सबकी जांच की जा रही है। तो ये बांग्लादेश बॉर्डर की तस्वीरें हैं जो बीते कई दिनों से सामने आ रही हैं। लगातार हमारे रिपोर्टर्स भी रिपोर्ट कर रहे हैं कि उनसे जब पूछा जाए कि आप कब आए तो कोई 20 साल पहले, कोई 30 साल पहले, कोई 35 साल पहले आया है, किसी के डॉक्यूमेंट्स बन गए हैं, किसी के डॉक्यूमेंट्स नहीं बन रहे हैं, फर्जी डॉक्यूमेंट्स हैं, इसलिए डर की वजह से वहां बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हो रहे हैं। तो ये दो पहलू हैं जो एसआईआर के समझ में आ रहे हैं विजय जी। और जो ममता बनर्जी की हम चर्चा कर रहे थे, क्या ये उसी की दूसरी किश्त है जो वो पहले बड़े कहती थी एग्रेसिवली कि एसआईआर नहीं होने देंगे हम बंगाल में, जो बिहार में आप कर रहे हैं वो बंगाल में नहीं होगा, और उसके बाद में से इन घटनाओं को आधार बनाकर बार बार सवाल पूछना, ये अगली किश्त है क्या इसे रोकने के लिए? ये दो चीज़ें, जो घटनाएं हो रही है उनकी जांच होनी चाहिए, चिंता भी होनी चाहिए कि भाई क्यों हो रहा है, लेकिन ये एक और समझने की बात है जो हर्ष जी ने कही कि ये जो चुनाव आयोग का जो काम है वो सरकार के लोग कर रहे हैं। सरकार मतलब राज्य सरकार के लोग कर रहे हैं, तो हर राज्य सरकार की जिम्मेदारी, वो अलग से नहीं है, कोई चुनाव आयोग का मोहा उस पर मुकुट नहीं लगा हुआ कि क्राउन बनाकर वो नहीं हुआ, अलग नहीं, वही सरकार के लोग हैं जो स्कूल में हैं, टीचर हैं और सब लोग हैं। तो सरकार को यदि ममता जी को लग रहा है कि कोई प्रेशर है, कोई परेशानी है, तो उसको सॉल्व करना, उसके लिए उनकी मदद करना, ये भी तो सरकार की जिम्मेदारी है ना। ये एसआईआर का काम सरकार की जिम्मेदारी भी है, जैसे मतदाता की जिम्मेदारी है, जैसे पॉलिटिकल पार्टी की जिम्मेदारी है, सरकार की भी जिम्मेदारी है, और एम्प्लॉयज उनके हैं। तो मान लीजिए कोई परेशानी हो रही है, वैसे मुझे भी नहीं लगा कि कोई कॉम्प्लेक्स ऐसा इशू है जिसमें कोई इतना बड़ा प्रेशर किसका हो रहा है, कोई रॉकेट थोड़ी बनाना है वहां पर, किस चीज़ का। और हर दिन का एवरेज मान लो तो 100 लोगों की लिस्ट करना है। अपार्टमेंट में तो और आसान काम है, लेकिन सब जगह अपार्टमेंट नहीं है तो घरों में जाना है, तो भी कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। एवरेज हो गया कि 15 घरों में जाना है दिन भर में, समझ लीजिए, तो 15 घर जाना कोई इतना बड़ा काम है कि नहीं है। अगर 100 घर भी जाना है तो इतना भी कठिन काम नहीं, आपको फॉर्म ही तो बांटना है हर दिन के लिए। मैं मतलब थोड़ा लाइटर नोट पर सर, शादी ब्याह का सीजन है, वो अखिलेश जी ने कहा था, शादी की न्योता बांटने जाते तो एक दिन में 50-100 घर बांटते हैं, नहीं बांटते, दे के आते हैं, लड्डू भी खा के आते हैं। ममता जी यदि इसको चाहती हैं कि वो ठीक हो जाए, वहां पर शुद्ध हो जाए, बल्कि ये उन पर शक खड़ा करेगा कि आप
घुसपैठियों को बचाने के लिए एसआईआर को वही कर रही है ना कर रहे बीजेपी, हैं, बयान इस भी तो तरह ऐसे ही का आ रहा है। बीजेपी को ये मौका मिलेगा ना, लेकिन सरकार को करना चाहिए कि वो यदि कोई एम्प्लॉइज को परेशानी हो रही है, मान लीजिए वाकई सीरियस नोट पर, तो उनको उसमें मदद करनी चाहिए कि क्या मदद कर सकती है। इलेक्शन कमीशन के ऑफिसर से पूछे अभी बताओ क्या करना है क्या हमें? दिक्कत एक की जगह कहाँ 2 आदमी pressure आ रहा है? लगाने तो 2 लगा देंगे। ऐसा कौन सा कमाल हो जाएगा 1 महीने में 2 लोग यदि काम करेंगे एक जगह पर तो। लेकिन ऐसे मामलों की जांच होनी चाहिए ना राहुल जी। मैं तो ये बोलूँगा, देखिए मैंने तो प्रैक्टिकली वहाँ जाके देखा कि क्या हो रहा है, तो ये बात नहीं है कि वो मुश्किलें नहीं हो रही हैं उनको, स्टाफ कितना है उनके पास, इसको लेके मुश्किलें हो रही है। देखिए एक फॉर्म आता है, उसमें आप जो है भरते हैं सारा कुछ अपना कि ये चीज़ें वोटर मेरा आइडेंटिटी है, उसके साथ आपको एक नई पिक्चर लगानी होती है, लेटेस्ट फोटोग्राफ लगानी होती है, और उसके साथ एक और आपको डॉक्यूमेंट लगाना होता है कि आप कहाँ मतलब रहते हैं, रेजिडेंट का प्रूफ, रेजिडेंसी का प्रूफ लगाना होता है। अब हो ये रहा है जब फॉर्म वो दे के आते हैं वापस, तो वहाँ से फ़ोन कई बार आता है कि आपकी फ़ोटोग्राफ ये जो है ये अपलोड नहीं हो पा रही है, इसमें आंखें बंद हैं, और कई बार वो जो ऐप के ज़रिए अपलोड करते हैं उसमें दिक्कत होती है, वो ऐप जो है बीच बीच में हैंग कर जाता है। तो ऐसा नहीं है कि इसमें मुश्किल है, क्योंकि वो उसको फ़ोन भी करना है वापस कि अच्छा आपका ऐसा हो गया, उसको जो है फॉर्म भी करना है, उसको 2 लोग चाहिए, 2 लोगों लोग की ज़रूरत है। ऐसा नहीं है, प्रक्रिया में प्रॉब्लम्स जो है उसको रिजॉल्व करने के लिए लोगों की जरूरत है। आमतौर पे लोग भी पूरी तरह से चीजें रखते नहीं हैं, किसी ने फोटोग्राफ्स लेटेस्ट नहीं लगाई, किसी ने अपना आइडेंटिटी प्रूफ वो जो दिया हुआ है उसमें कितने डॉक्यूमेंट्स में से एक लगाई है वो नहीं लगाया, तो बार बार उनको लोगों के पास जाना पड़ता है और उन लोगों को बताना पड़ता है कि ये आपको करना है। तो प्रेशर जो है उनके ऊपर ज्यादा है। जब आप देखते हैं हमारे यहाँ तो काफी सारा, जहां मैं रहता हूँ काफी सारे वो बने हुए, तो प्रेशर उन पे है कि अच्छा ये चीजें प्रक्रिया पूरी करनी। और बंगाल में घटना भी हो गई। प्राची एक बात हो रही है, अभी देखिए 4 नवंबर से शुरू हुआ है एसआईआर की प्रक्रिया, और अगर देखो तो 19 दिन के अंदर 16 बीएलओ की डेथ हो चुकी है इसके अंदर, और मध्य प्रदेश में तो 50 बीमार हो गए। तो जो बीमार हुए उसमें से कुछ से पूछा गया, पत्रकारों ने पूछा कि भाई क्या प्रॉब्लम है, तो वो कह रहे हैं कि सर इतना आसान नहीं, हम जाते हैं तो वहाँ पे हमें स्थानीय लोगों का विरोध भी करना पड़ता है, जो उसका विरोध कर रहे हैं वो धमकी देते हैं, गाली गलौज करते हैं, हम दरवाजा खोलते हैं तो हमें माँ बहन की गालियाँ दी जाती है कि यहाँ पर क्यों आ गए हो, फॉर्म फाड़ दिया जाता है, कई बार धक्का देकर भगा दिया जाता है, फॉर्म दे नहीं रहे। तो बोले इतनी मुश्किल है कि हमें वहां पर जो लोग तैयार नहीं, अगर जहां पे राज्य सरकार तैयार नहीं कि ऐसा हो, तो उनके जो स्थानीय कार्यकर्ता है वो हमें प्रताड़ित कर रहे हैं वहां पर। हाँ। तो बोले इसके कारण बोले हम छुट्टियों पर है कि हम नहीं चाहते कि हम हर घर जाए और गाली खाए, हमारे साथ वहां स्थानीय मारपीट हो, गाली गलौज हो। यही प्रेशर है और यही एक नैरेटिव है जो इस वक्त चल रहा है। बात करेंगे उत्तर प्रदेश की, जहां बरेली में मौलाना तौकीर के करीबियों पर लगातार एक्शन हो रहा है। तौकीर के करीबियों की अवैध प्रॉपर्टी पर बुलडोजर चल रहा है। मौलाना तौकीर के करीबी मोहम्मद आरिफ की अवैध संपत्ति पर लगातार दूसरे दिन बुलडोजर चल रहा है। कल बरेली विकास प्राधिकरण ने मोहम्मद आरिफ की मार्केट पर बुलडोजर चलाया था, तो आज भी कार्रवाई जारी है। जगतपुर इलाके में मोहम्मद आरिफ ने 2 मंजिला मार्केट और एक शोरूम की बिल्डिंग अवैध तरीके से बनाई थी, जिसे ध्वस्त किया जा रहा है। सबसे पहले बुलडोजर जगतपुर की 2 मंजिला इमारत को ध्वस्त करने पहुंचा। बिल्डिंग 2 साल पहले बनी थी, इसमें 16 दुकानें थी। इसके अलावा आरिफ के पीलीभीत रोड पर बने परिसर पर भी बुलडोजर चला है। इसमें मैरिज हॉल, फ्लोरा गार्डन, पीटर इंग्लैंड का आउटलेट और कई दुकानें थी। हाल ही में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 26 सितंबर को बरेली में हुई हिंसा मामले में दर्ज एफआईआर रद्द करने से इनकार कर दिया था। तौकीर रजा पर बरेली में 26 सितंबर की हिंसा का मास्टरमाइंड होने का आरोप है, और उसी के बाद से लगातार ये बुलडोजर कार्रवाई हम देख रहे हैं। बरेली के आसपास के जो शहर हैं, जो इलाके हैं, वहां अवैध तरीके से जितनी भी प्रॉपर्टी तौकीर के करीबियों की है या तौकीर की है, उन पर बुलडोजर एक्शन किया जा रहा है, उन्हें ध्वस्त किया जा रहा है। यानी पूरी तरीके से जो कमर है वो दंगाइयों की तोड़ी जा रही है समीर जी, और ये बुलडोजर एक्शन तो नहीं रुकेगा। ये तो अब यूपी का स्टाइल बन गया है जो बाकी राज्यों में भी जाता है बखूबी। निश्चित रूप से योगी आदित्यनाथ ने जब 2017 में उत्तर प्रदेश का चार्ज संभाला था, उसके बाद से जिस तरीके से अपराधी और अवैध संपत्तियों पर, बेसिकली ये तो जो अपराधी थे उन लोगों ने जो अपने अवैध अपराध की आय से जिस तरीके से जमीनों पर अतिक्रमण करके बड़े बड़े मॉल, शोरूम, अपने घर बनाए थे, उस पर योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके से बुलडोजर चलाया, उसकी पूरे देश में चर्चा हुई। और फिर योगी आदित्यनाथ के इस मॉडल को देश के तमाम मुख्यमंत्रियों ने अपने यहाँ इस्तेमाल करना शुरू कर दिया गया था, योगी के इस मॉडल को। और मुझे लग रहा है कि अब तौकीर राजा के करीबी लोगों के ऊपर जिस तरीके से बरेली में चल रहा है, अब मुझे लगता है कि योगी आदित्यनाथ को एक मंत्रालय भी बना देना चाहिए कि एक अवैध जो प्रॉपर्टी होती है तो उससे क्या आइडेंटिफाइड करने में उनको बहुत ईजी होगा। और एक बार का कार्रवाई जरूरी है, क्योंकि उत्तर प्रदेश इतना बड़ा राज्य है, क्योंकि कोई छोटा राज्य नहीं है, बहुत बड़ा राज्य है, और लंबे समय से वहां पे जिस तरीके से विपक्षी सरकार रही, 2012 से लेकर 17 तक अखिलेश की सरकार रही, 2007 से लेकर 2012 तक मायावती की सरकार रही, तो उस समय जितना अवैध अतिक्रमण हुआ है
अवैध आय से जो संपत्ति इकट्ठी की गई है, अभी सरकारी जमीनों पर जो कब्जा किया गया है, मुझे लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में लगातार कार्रवाई करने की जरूरत है। एक विभाग बनेगा तो वो हर जिले के अंदर, हर शहर के अंदर ऐसे अपराधियों ने सरकारी जमीनों पर जो कब्जा हुआ है वो आइडेंटिफाइड होगा, और मुझे लग रहा है ये लगातार चलने वाली प्रक्रिया होना चाहिए। सिर्फ ये नहीं कि तोकेर राजा के कुछ करीबी लोग पकड़ाई में आ गए तो उनकी बिल्डिंग गिरा दी गई और फिर ये विभाग शांत हो जाए। लगातार उत्तर प्रदेश में जब करेंगे तो मुझे लग रहा है कि उत्तर प्रदेश के अंदर तमाम अपराधी और अपराध की आय से जो संपत्ति अर्जित की है और इस तरह के असामाजिक तत्व की जो संपत्तियां हैं वह मुझे लगता है कि ध्वस्त होगी, और ये बहुत अच्छा शुरू हो गया है। और मुझे लग रहा है ये 2017 तक लगातार जारी रहेगा, 2027 तक जारी रहेगा। 17 से लगेगा 27 तक का, आप 10 साल का अगर योगी जी का कार्यकाल जब देखेंगे तो सबसे बड़ी उपलब्धि में आएगा कि योगी आदित्यनाथ ने सरकारी जमीन पर जो अवैध कब्जा हुआ था वो छुड़ाकर वहां सरकारी स्कूल बनवाए, अस्पताल बनाए, और गरीबों के लिए जो प्रधानमंत्री आवास योजना है उसमें उस जमीन में गरीबों के लिए मकान बनकर गरीबों को रहने के लिए मकान दिए। मुझे लग रहा है जब भारतीय जनता पार्टी अपना घोषणा पत्र बनाएगी तो उसमें इस बात का जरूर उल्लेख होगा कि योगी आदित्यनाथ ने कैसे उत्तर प्रदेश के अंदर सरकारी जमीन को लोगों से मुक्त कराकर आम जनता के सुविधा के लिए, उनकी मदद के लिए जमीन का इस्तेमाल किया। इसका जिक्र तो बिहार में योगी गए थे तब भी किया था कि हमने माफियाओं की जो अवैध संपत्ति थी उस पर बुलडोजर चलाकर गरीबों के लिए आशियाने बना दिए हैं। लेकिन एक और बात है यहाँ विजय जी, कि अपराध किया है, आप किसी दंगे में शामिल हैं, तभी प्रशासन की नजर आप पर पड़ेगी और तभी अवैध कब्जा लगेगा और तभी ये बुलडोजर गरजेगा। मैं तो थोड़ा कम समझता हूँ, लेकिन मुझे समझ नहीं आया कि म्यूनिसिपैलिटी के एक्शन को मुख्यमंत्री की कार्रवाई कैसे समझते हैं हम लोग। मुख्यमंत्री की ज़रूरत कहाँ है इसमें? अलग से विभाग की क्या ज़रूरत है? देश भर में, जिलों में, शहरों में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है, म्यूनिसिपैलिटीज़ है, पंचायत है, जो भी है वो देखते हैं अवैध निर्माण का काम। तो उन लोगों को देखना चाहिए कि क्या हो रहा है इसमें। मुख्यमंत्री जी को तो और बड़े काम करने। मुख्यमंत्री जी कहाँ फंसे हुए हैं इसमें कि बरेली में क्या हो रहा है, इलाहाबाद में क्या हो रहा है, वहाँ के जो, और यदि वहाँ का म्यूनिसिपल कमिश्नर काम नहीं कर रहा तो उसके खिलाफ एक्शन लेने का काम मुख्यमंत्री जी को करना चाहिए। ठीक है, म्यूनिसिपैलिटी के काम को एक तो क्रेडिट लेना और डिसक्रेडिट लेना भी, क्योंकि उससे नाराज भी बहुत सारे लोग होते हैं। ये तो एक एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब है जो करना चाहिए। कोई भी अवैध यदि निर्माण हो रहा है पहले तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो। ये भी सरकार को बताना चाहिए कि इतने अवैध निर्माण तोड़े, ये अवैध निर्माण किस कार्यकाल में बने थे और उस कार्यकाल में जिन अधिकारियों की मौजूदगी में बने उन अधिकारियों पर क्या कार्रवाई की गई, तब तो ये इसका मतलब होगा ना। नहीं तो इधर तोड़ी है उधर फिर कोई बनाएगा। और ये बहुत एग्जैजरेशन हमने कर दिया है कि एक म्यूनिसिपैलिटी के काम को एक सरकार का बड़ा काम के तौर पे बता दिया, और इसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी होगा। मैं बताऊं आपको कि बहुत सारे लोग नाराज होंगे तो वो कहेंगे ये तो बीजेपी सरकार, योगी सरकार जो है सबके घर तोड़ रही है। सरकार का काम नहीं, ये तो एक लीगल एक्शन है, ऑफिशियल एक्शन है। इसमें न तो कोई बहादुरी है और न कोई दुश्मनी है मेरे हिसाब से। नहीं, इसके दो पहलू आते हैं ना। एक पहलू तो ये कि जितने भी माफिया हैं या जो भी यूपी में माहौल खराब करने की कोशिश करेगा उसे इस तरीके से ही सजा मिलेगी। उसकी जो इकोनॉमिक पावर है उसको ऐसे ही तोड़ा जाएगा, उसके अवैध कब्जों को तोड़ा जाएगा। नहीं है ना। और दूसरा वो जो आप कह रहे हैं कि एक नैरेटिव ये भी जाता है कि जानबूझकर टारगेट किया जाता है, जानबूझकर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जाती है। लेकिन फिलहाल योगी आदित्यनाथ दूसरे वाले नैरेटिव की तरफ देखते नहीं है। ये वाला नैरेटिव उनको बड़ा अच्छा लगता है जो यूपी में इस वक्त चलता भी है हर्षवर्धन जी, की अगर गलत किया है, दंगा किया है तो आपको कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी, और वो सजा का स्वरूप बुलडोजर भी एक है। देखिए, एक तो एक कि दंगाई है, अपराधी है, हत्यारा है, दुष्कर्मी है, और उसके ऊपर कोई तरीका मिल गया है बुलडोजर चलाने का तो वो चलाना ही चाहिए। उसमें ये बट नहीं करना चाहिए कि दूसरे लोगों के ऊपर नहीं चला, नंबर 1। ये मेरी अपनी जो राय है वो मैं कह रहा हूँ। दूसरा ये है जो समीर जी ने कहा और जो उसके बाद विजय जी ने कहा कि म्यूनिसिपैलिटी का काम है। म्यूनिसिपैलिटी के लोगों ने ईमानदारी से तो नहीं किया, नगर पंचायत के लोगों ने ईमानदारी से नहीं किया, या कहें कि हमारे स्वभाव का हिस्सा बन गया। ठीक है भाई, 4 हाथ अगर निकाल लिए, 1 हाथ निकाल लिए, अपनी दुकान हो गई उससे आगे निकाल लिया, और तो और हम तो नोएडा जैसे शहर में हैं जो देश का सबसे व्यवस्थित शहर है। 500 गज की कोठी है, लेकिन उसके आगे जब तक थोड़ा सा अपना लगा के रेलिंग और गाड़ी के लिए बाहर न खड़ी किया, शर्म नहीं आती है। इतनी बड़ी कोठी है फिर भी गाड़ी के लिए बाहर कब्जा करेंगे। बहुत लोगों को बुरा लग रहा होगा, लगता रहे। तो जब उनका कब्जा है, ऐसे ही छोटा वाला है तो सब्जी वाला भी सोचता है चलो जब इतना हो गया थोड़ा और कर लेते हैं। दुकान वाला जितना है उसके बाहर वो डब्बा रखना शुरू करता है। तो मुझे लगता है ये गंभीर समस्या है। योगी आदित्यनाथ चूंकि ये काम कर रहे हैं, बहुत गंभीरता से कर रहे हैं, अपराधियों के बहाने ही सही हो रहा है। सचमुच एक मंत्रालय बनाना चाहिए जो एनक्रोचमेंट को आइडेंटिफाई करे और आइडेंटिफाई करके एक
तय समय सीमा में, यानी टाइम लिमिट होनी चाहिए। ये नहीं कि अनएंडिंग है, 27 का चुनाव है तो 27 में देखेंगे। अभी आप 25 में खड़े हुए हैं, अगला साल 26 का शुरू होने वाला है। ऐलान कीजिए ना कि प्रदेश के सभी जिलों में, गांव, शहर, नगर, कस्बा, महानगर, सब जगह ये करेंगे और उस पर एक बढ़िया कार्रवाई करके दिखाइए। मैं आपको लिख के देता हूं, लोग पसंद करेंगे इसे। जिनका टूटा होगा वो भी पसंद करेंगे। और मैं ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं उस शहर से हूं जहां योगी आदित्यनाथ ने ये किया है। जब ये इसके जिस महाकुंभ की हम लोग बात कर रहे हैं, इसके पहले वाले महाकुंभ में, यानी जब 2019 था, पूरा शहर अस्त व्यस्त हो गया था। ऐसे टूटा था ना कि अगर उस वक्त आप बमरौली हवाई अड्डे से शहर की तरफ आते तो हाईकोर्ट आते आते लगता था कि सुलेम सराय, मुंडेरवा मंडी, लगता था कि सीरिया और गाजा बन गया है क्या। ऐसे शहर था। लोग कह रहे थे अब कहां जीतेंगे। जिताया ना, सब कुछ किया ना। 19 के बाद फिर से सरकार आई ना। अब क्या उसको आगे आप करेंगे? तो आपने कई जगह निशान लगाकर छोड़ दिया, कई जगह नहीं किया। जैसे मैं इसी में जिक्र कर दूं कि हमारा अपना मोहल्ला दारागंज, जो सबसे महत्वपूर्ण मोहल्ला है, वहां 2-2, 3-3 बार निशान लगा, लेकिन आज तक सड़क चौड़ी नहीं हुई। तो कई बार यह भी लगता है कि किस तरह से हो रहा। अब आपको लग रहा हो कि मैं अपराधी से आ गया सामान्य मुद्दे पर। मुद्दा सामान्य है प्राची, बिल्कुल सर। अगला अपराधियों के साथ ये जिक्र में आता है। फिर मैं कह रहा हूं, करिए और उसको चिन्हित करके उत्तर प्रदेश को आदर्श प्रदेश बनाइए। ये जिस सामान्य खबर की आप बात कर रहे हैं कि मुद्दा सामान्य है, ऐसी जो तस्वीर है वो वाराणसी से भी सामने आ रही है, जहां ध्वस्तीकरण की कार्रवाई लगातार जारी है क्योंकि यहां चौड़ीकरण करना है। वाराणसी में दाल मंडी चौड़ीकरण योजना के तहत एक बार फिर डिमोलिशन एक्शन हुआ है। 4 मंजिला मकान को जमींदोज कर दिया गया। पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारी पुलिस के साथ ध्वस्तीकरण के लिए पहुंचे। दाल मंडी इलाके में 5वां मकान है जो गिराया गया। भारी पुलिस फोर्स की तैनाती और ड्रोन से निगरानी के बीच ये कार्रवाई की गई। इस बीच वाराणसी पुलिस ने दाल मंडी में सरकारी काम में बाधा डालने के आरोप में एक सपा नेता को हिरासत में भी लिया है। इमरान को पुलिस नई सड़क से खींचकर थाने ले गई। लगातार विरोध सपा नेता की तरफ से जताया जा रहा था और उस विरोध के कारण, सरकारी काम में बाधा डालने के कारण उसे थाने ले जाया गया, हिरासत में ले लिया गया है। लेकिन फिलहाल ये ध्वस्तीकरण का काम जारी है क्योंकि जो दाल मंडी वाला इलाका है, जो कंजेस्टेड इलाका है, वहां चौड़ीकरण करना है। और जब हम विकास की बात करते हैं राहुल जी, तो ये जरूरी भी है कि हम चौड़ीकरण करें, हम सौंदर्यकरण करें। और ऐसे में कुछ मकान जमींदोज हो रहे हैं, उनको मुआवजा भी दिया गया है सरकार की तरफ से। देखिए, ये तो सिस्टमेटिक है कि उनको पहले से बताया गया होगा कि यहाँ पर हम जो है इस तरह की कार्रवाई करना चाहते हैं या इस तरह से बढ़ाना चाहते हैं, और आपको उसके लिए कंपनसेशन भी दिया जाता है, उसके लिए अलग से जगह भी दी जाती है। वो सारा कुछ, वो तो हर जगह जिस भी शहर में इस तरह की चीज़ हुई है, अयोध्या में हुई है तो वहाँ पे भी इस तरह से किया गया, तो ये तो बिल्कुल सामान्य है। लेकिन जो बात हर्षवर्धन जी कह रहे थे वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप जो नोएडा के ही जो शॉपिंग के इलाके हैं बड़े बड़े, उसमें आप देख लीजिए कि जो लोगों के चलने की जगह है उसके ऊपर आप एनक्रोच करके बैठे हुए हैं, उसके ऊपर अपनी दुकान लगा के बैठे हुए हैं। तो ये एक बड़ी समस्या है जिसको लगातार जो है उत्तर प्रदेश में नहीं, दिल्ली में भी ऐसा ही है। दिल्ली में भी इसी तरह से एनक्रोचमेंट है, इसी तरह से पेमेंट पे एनक्रोचमेंट की गई है, इसी तरह से। ये सरकारों को जो राज्य में सरकारें आती हैं उनको देखना पड़ेगा कि इस तरह की एनक्रोचमेंट बिल्कुल अलाउ नहीं की जाए। इस तरह की एनक्रोचमेंट जो है वो दिक्कत पेश करती है किसी भी शहर के लिए, किसी भी नागरिक के लिए। चलने की जगह नहीं छोड़ते हैं लोग और वहाँ पर अपनी दुकानें लगा के बैठे होते हैं। तो ये सारी जो समस्याएं हैं इसको रिजॉल्व करने की ज़रूरत है कि अगर किसी को अपनी पटरी वगैरह लगाना भी है तो उसके लिए स्पेशल जोन्स जिस तरह से बनाए जाते हैं उस तरह से बनाए जाने चाहिए। तो अगर ये समस्या इसी तरह से रहेगी, क्योंकि इसमें ये करप्शन का भी एक बड़ा जो है पूरा मामला है, क्योंकि ये जो एनक्रोचमेंट होती है उसको लेकर जो अधिकारी हैं वो किस तरह से पैसा लेते हैं और उसको छोड़ देते हैं, ये भी एक बड़ी समस्या है। तो ये समस्या बढ़ती चली जाएगी अगर हमने इस पर लगाम नहीं लगाई। अब इसमें एक कंट्राडिक्शन और है, जैसे अभी बात हुई कि ठेला रेहड़ी वाले और ये सब भी कर रहे हैं जो बाजार, बिल्कुल सही परेशानी है। लेकिन कंट्राडिक्शन क्या है कि आप चुनाव आते हैं तो ठेला रेहड़ी वालों, पटरी वालों के लिए हेल्थ स्कीम, इंश्योरेंस स्कीम, उनको पैसा एक्स्ट्रा देने का काम वो सब कर रहे हैं। किसको कर रहे हैं? जब आपके लिए अवैध ही हैं तो उनको किस बात का मुआवजा आप दे रहे हो, किस बात का पैसा दे रहे हो? पैसा तो आप उन्हीं को दे रहे हो ना। अभी तो स्कीम आई है और ये सब सरकारों की हालत है। मतलब इसमें कोई एक पार्टी के लिए आप कहें, वो सब पार्टी वैसे के वैसे ही काम कर रही हैं। भाई ठेला रेहड़ी वालों के लिए आपने अलग से कि 2000 रुपये महीने देंगे, तो आप जब हैं ही अवैध तो अवैध लोगों को 2000 रुपये दे रहे हैं आप। नहीं, अवैध लोगों से ले भी रहे हैं, ले तो अलग रहे हैं। कहते हैं नगर निगम की आज गाड़ी आई, वो तो अलग है, सब जल्दी जल्दी लाद के भागते हैं। वो तो अनऑफिशियल है, वो तो अनऑफिशियल है ना। वो तो अनऑफिशियल है। लेकिन जो चीज हम बोलना नहीं चाहते हैं वो ये, नोएडा में जो अवैध तरीके से दुकान लगाते हैं
उससे जो प्रशासन है, पुलिस है और बाकी सब लोग हैं, कितना पैसा लेते हैं, ये सोचने की जरूरत है। उनसे जरा बात करिए तो आपको बताएंगे कि महीने हफ्ते में कैसा पैसा लगता है। दो उदाहरण तुरंत बताता हूं। नोएडा की आप बात कर रहे हैं, मैं सेक्टर 119 रहता हूं। वहां सब्जी मंडी के लिए बाकायदा अथॉरिटी ने जगह बना दी है, लेकिन कोई भी नहीं जा रहा है। सब सड़क पर सब्जी मंडी लगती है परथला गांव के बगल। हमारा अपना, आप चलिए आपको प्रयागराज का बता दूं, दारागंज हमारा मोहल्ला है। वहां जब कोविड हुआ था तो ठेले वालों को सड़क पे लगाने की इजाजत दे दी गई थी। ठीक भाई, ठेले वाले जाएंगे। अब शाम के वक्त सारे ठेले वाले लगाते हैं, पूरा रास्ता अतिक्रमण का शिकार हो जाता है। तो मैंने दो इसीलिए तुरंत के संदर्भ बताए। असली समस्या नगर निगम और स्थानीय प्रशासन नहीं, की बीच है, बीच में जो नहीं कार्रवाई करते। करते हैं, अथॉरिटी की गाड़ी आती है, ठेले हटते हैं, लेकिन शाम में या 2 दिन बाद, 1 दिन बाद वो ठेले फिर उसी जगह पर लग जाते हैं। नया एसएचओ आता है तो थानेदारी दिखाते हैं। हाँ, चलिए आगे बढ़ रहे हैं। बात अब कर लेते हैं जमीयत उलेमा हिंद के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी की, जिनके बयान पर घमासान मचा हुआ है। मौलाना मदनी ने टेरर के मॉड्यूल, डॉक्टर मॉड्यूल को लेकर विवादित बयान दिया। अरशद मदनी ने कहा कि देश में जो मेयर है, दरअसल वो बयान दे रहे थे, वो विदेश की कंपैरिजन कर रहे थे। वो कह रहे थे कि न्यूयॉर्क में मेयर बन सकता है, लंदन का मेयर खान बन सकता है। मुसलमानों को नीचा हमारे देश में दिखाया जाता है, ये हमारे देश में मुमकिन क्यों नहीं है। उन्होंने कहा कि भारत में मुस्लिम यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर एक मुस्लिम क्यों नहीं बन सकता। अगर बन गया है तो उसे आजम खान की तरह जेल जाना ही पड़ेगा। कि आज दुनिया का मुसलमान एक आदमी न्यूयॉर्क का मेयर बन सकता है, ममदानी लंदन के अंदर मेयर बन सकता है एक खान, हिंदुस्तान के अंदर किसी मुस्लिम यूनिवर्सिटी का कोई आदमी वाइस चांसलर नहीं बन सकता। और अगर बनेगा तो आजम खान की तरह जेल के अंदर जाएगा, इकबाल की तरह औलाद जेल में डाल दी जाएगी। आज देख लीजिए अल-फलाह का क्या हो रहा है, जेल में पड़ा हुआ है और कितने साल जेल के अंदर गुजरते हैं नहीं जानता कोई आदमी। कौम, गवर्नमेंट मुल्क की आजादी के बाद इस पर लगी हुई है कि मुसलमान को सर नहीं उठाने देना है। आज उसका नतीजा है कि लोग ये कहते हैं कि मुसलमान के अंदर लीडर चाह रहे। क्या कहते हो तुम? मुसलमान कौम कोई बांझ थोड़ी है, अगर नहीं थी तो वहां कैसे बन गए? यहां किसी यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर नहीं बन सकता आदमी। मैं ये कहता हूं, अफराद थे, बनाना चाहते थे, बना दिया उन्होंने, खड़ा कर दिया। आज अफराद बनाने वाले लोग नहीं रह गए, हौसले पस्त कर दिए गए। गवर्नमेंट चाहती है कि इनके पैरों के नीचे से जमीन निकल जाए, आज निकली हुई है जमीन। अब अरशद मदनी जो बयान दे रहे हैं, क्या उनको पता है कि अल-फलाह यूनिवर्सिटी में क्या चल रहा था, कितने आतंकवादी थे, कितनी बड़ी साजिश रची जा रही थी, और दिल्ली में जिस तरीके का ब्लास्ट हुआ उसमें मासूम लोगों की जिंदगी खत्म हो गई, तो कौन जिम्मेदार है? अब मौलाना मदनी ने बयान दिया तो मुस्लिम धर्मगुरुओं ने इसका विरोध भी किया है। ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन के चीफ इमाम उमर अहमद इलियासी ने कहा कि मदनी ने अराजकता पैदा करने के लिए ये बयान दिया है। जिस तरह से मौलाना अरशद मदनी का सामने बयान आया है, मैं उसकी मजम्मत करता हूं, बहुत निंदा भी करता हूं कि इस समय उन्होंने ये जो बयान देकर देश के माहौल को खराब करने जैसा बयान है, लोगों के अंदर डर पैदा करने जैसा बयान है, देश के अंदर अराजकता पैदा हो उसका बयान है। जिस तरह से वो एक जिम्मेदार संगठन के जिम्मेदार व्यक्ति हैं, उनको अपनी जिम्मेदारी का ध्यान रखते हुए इस तरह के बयान नहीं देने चाहिए थे। आज जिस तरह से उन्होंने अल-फलाह यूनिवर्सिटी के हवाले से उनका समर्थन किया है, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि उन्होंने आतंकवाद का समर्थन किया है, आतंकवादियों का समर्थन किया है। अब ये दो बयान आपने सुन लिए जो अरशद मदनी ने कहा। अब सवाल ये है हर्षवर्धन जी कि आप देश के मुसलमानों को टेरर मॉड्यूल से कैसे जोड़ देते हैं? यहाँ कार्रवाई तो टेररिस्ट पर हुई है ना, यहाँ कार्रवाई तो उन लोगों पर हुई है जो देश में ब्लास्ट की साजिश रच रहे थे। अब उसमें विक्टिमाइज करना, मुसलमान है इसलिए उनको सर नहीं उठाने दिया जा रहा है, ये क्यों? जब आप इस तरह से चिन्हित करेंगे तो आप इसका मतलब मुसलमानों को ही धकिया देना चाहते हैं। आपकी अपनी राजनीति है, आप खतरनाक राजनीति कर रहे हैं। अब
प्रोफेसर नईमा खातून, प्रोफेसर मजहर आसिफ, प्रोफेसर सैयद ऐनुल हसन, प्रोफेसर फैजान मुस्तफ़ा, प्रोफेसर नाजिर अहमद गनाई, प्रोफेसर अबू तालिब खान, मोहम्मद आलमगीर। मैं ये नाम कुछ बोल रहा हूँ जो सब वीसी हैं। और भारतीय जनता पार्टी ने केरल में जो अकेला मुस्लिम उम्मीदवार उतारा था, मैं उनका नाम अभी भूल रहा हूँ, वो भी एक वाइस चांसलर ही थे। सवाल यहां ये है कि क्या जानबूझकर ऐसा नैरेटिव, चूंकि अब इनकी ये वाली क्लिप कटेगी और चलेगी कि वो तो वीसी भी नहीं बन सकते, अब कोई खोजेगा थोड़ी नहीं, कोई ढूंढेगा नहीं, कोई नहीं ढूंढेगा कि कौन। और जिस पर कार्रवाई हुई, क्या मैं तो कहता हूं मुसलमान होने के बावजूद क्या अल-फलाह यूनिवर्सिटी के संस्थापक जावेद अहमद सिद्दीकी नाम है शायद, क्या उसके ऊपर कोई कार्रवाई हो पाई? नहीं हुई ना। वो तो आतंकवादी जब वहां से निकल आए तब अब उनको पकड़ा जा रहा है कि भैया तुम्हारा कहां खाता है, कहां इन्वेस्टमेंट करते हो, कहां फ्रॉड करते हो, कहां पैसा दुगना करने की बात करते हो। यहां तो पूरी पूरी यूनिवर्सिटी थी। और स्थिति यह है कि जिस आदमी को एलजी टर्मिनेट कर देते हैं कश्मीर में, वो आदमी यहां आके डॉक्टर बन जाता है, प्रोफेसर बन जाता है। जो कानपुर से बर्खास्त होती है वो यहां आके बन जाती है। इसका मतलब यह है कि मुस्लिमों को कोई अलग से स्क्रूटिनी नहीं की जा रही है। जितना भ्रष्टाचार हिंदुओं को करके हो जाएगा, उतने में ही मुसलमानों को करके भी हो जाएगा। और इसका मतलब यह कि जो अथॉरिटीज हैं, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, वो उस तरह से नहीं देखता है उसको। उसमें जब ये मदनी जैसे लोग ऐसी बात करते हैं तो वो दरअसल सचमुच मुसलमानों को दोयम दर्जे का नागरिक कह के भय फैलाना चाह रहे हैं, हिंदू मुसलमान के बीच में जहर फैलाना चाह रहे हैं। देखिए, मदनी को लेकर यहाँ सबको ही कुछ ना कुछ कहना है। समीर जी, देखिए, मुझे लगता है कि इनके ऊपर एक तो कार्रवाई होना चाहिए। जिस तरीके से एक विभाजनकारी और एक जहर घोलने वाला जो बयान दिया है कि भाई मुस्लिम युवा या मुस्लिम समाज के अंदर किस तरीके से एक देश के प्रति आप एक बता रहे हो कि भाई आपको वाइस चांसलर भी नहीं बनाया जा सकता। ये तो भारत देश है, यहाँ पर तो राष्ट्रपति मुस्लिम बना है, यहाँ तो तमाम पदों पर मुसलमानों को बताया गया है। और भाई अगर मुसलमानों को समझना चाहिए कि कलाम और कसाब का फर्क समझना पड़ेगा। कलाम होगा तो वो देश का राष्ट्रपति भी बनेगा और कसाब होगा तो फांसी पर भी चढ़ेगा। दोनों का फर्क मुस्लिम समाज को समझना चाहिए। और मदनी साहब जो कह रहे हैं, जिस तरीके से मुस्लिम समाज को संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे लग रहा है कि तो देशद्रोह के दायरे में आता है। बहुत बड़ा बयान इन्होंने मुस्लिम समाज के युवाओं को भड़काने वाला दिया है कि इस देश में आपको वाइस चांसलर नहीं बन सकते, इस देश में आपको कोई सम्मान नहीं मिलेगा। मुझे लगता है इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए इस बयान के बाद। ये भावनाएं क्यों भड़काने का काम करते हैं? ये क्यों मुस्लिम के अंदर ये डर या ये शक पैदा करने की कोशिश करते हैं विजय जी कि आप मुसलमान हैं, इसीलिए आपको टारगेट करके कार्रवाई की जा रही है, इसीलिए देखिए वहां से जिन लोगों को पकड़ा गया। क्या पीछे ये नहीं देखेंगे कि क्या सबूत मिले हैं, कैसे ब्लास्ट किया है, कितनी बड़ी साजिश रच रहे थे, कैसे रेडिकलाइज कर रहे थे युवाओं को? दो बातें इसमें हैं प्राची जी। एक जो हर्ष जी ने कही ना, वो जो तर्क उन्होंने पूरी लाइन दे दी, वो आप भरमाने के लिए कर रहे हैं कम्युनिटी को। लेकिन जो दूसरा काम कर रहे हैं वो और ज़्यादा खतरनाक है कि यदि कोई आतंकवादी गतिविधियों में शामिल है, आप उसको प्रोटेक्ट करके मुसलमानों का नुकसान कर रहे हैं। आपको कहना चाहिए मैं खड़ा हूं, बताइए किस किस को आतंकवादी है, उनके खिलाफ हम खड़े हैं। कम्युनिटी को उसके साथ मत जोड़िए। जब मदनी साहब ऐसा बोलेंगे तो फिर सब लोग कहेंगे पूरी कम्युनिटी इस तरह से कर रही है। तो वो मुसलमानों का भला नहीं कर रहे, मुसलमानों का नुकसान कर रहे हैं। इस बात को और देखिए कि जब वो किसी आतंकवादी के साथ खड़े होते दिखाई देते हैं, और ये बात ठीक है कि वो आप बोल देंगे तो सब जगह चलता रहेगा। मदनी साहब ने बोला कहीं वाइस चांसलर नहीं बना, वो तो अच्छा हुआ। उन्होंने वाइस चांसलर बोला कि टीचर भी नहीं बन सकते, ये भी बोल सकते, उसमें कौन सा फर्क पड़ रहा है? हाँ, कौन देख रहा है? क्योंकि वो तो ऐसे कम्युनिकेट होता है ना, और फिर वो फैलता जाता है कि देश भर में कि ये इस तरह से हो रहा है, वाइस चांसलर बन रहा है कि नहीं बन रहा। समीर साहब ने बता दिया, राष्ट्रपति भी बने, उपराष्ट्रपति भी बने, 10-10 साल तक बने, राज्यपाल बने, मुख्यमंत्री बने, तमाम तरीके के सभापति बने। तो ये इसको मतलब मेरे को लगता ही नहीं कि इस बात का जवाब देना चाहिए कि कौन कौन बना है, कौन कौन नहीं बना है। ऐसे तो बहुत सारे कम्युनिटीज हैं जिनके लोग कभी कहीं पर रिप्रेजेंट नहीं कर पाए आज तक 75 साल में। तो वो क्या इस तरह से खड़े हैं? देश 140 करोड़ लोगों में आप मुस्लिम कम्युनिटी को क्यों जो टेररिस्ट हैं उनके साथ लाकर पैरेलली खड़ा कर देते हैं? सबसे बड़ा सवाल यही है। ये गलत है और ये घातक है। आप खुद मौका देते हैं ये कहने के लिए कि फिर उन्हें गलत निगाह से देखा जाए या संदेह की निगाह से देखा जाए। प्राची, इसमें इतना देखिए, यहाँ पर माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन बनाने दिए जाते हैं। मैं आपको लखनऊ की कई यूनिवर्सिटीज का हवाला दे सकता हूँ, वो बाकायदा माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस हैं। इंटेग्रल यूनिवर्सिटी वहाँ पे प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। तो क्या ये सवाल उठाया जाए कि वहाँ पर जो है कितने टीचर जो है मुस्लिम हैं, कितने हिंदू? ठीक है, ये सवाल अगर उठने लगे तो यहाँ पे बहुत ज्यादा दिक्कत होगी। और दूसरा, मुस्लिम कम्युनिटी को अपने अंदर देखने की जरूरत है। अगर वहां से बच्चे आतंकवाद में आ रहे हैं तो ये उस कम्युनिटी का
जरूरत है कि नहीं, अपने ये अंदर मदनी साहब झांके नहीं बताएंगे और ना देखे कि क्या कर रहे हैं। कौन किस पद पर बैठा हुआ है ये नहीं बताएंगे, वो तो सिर्फ यहाँ अपना नैरेटिव सेट कर रहे हैं। पाकिस्तान के खिलाफ कुछ बड़ा होने वाला है, बहुत बड़ा। भारतीय सेना के मूवमेंट से क्लियर है कि आतंकवादियों के खिलाफ भारत सबसे बड़ा ऑपरेशन लॉन्च करने की तैयारी में है। ऑपरेशन त्रिशूल, सेंटिनल स्ट्राइक, अस्त्र शक्ति, थार शक्ति और अब जारी है राम प्रहार सैन्य अभ्यास। ये सभी ड्रिल एक ही इशारा कर रही हैं कि आतंकियों को खत्म कर दिया जाएगा, उन्हें जड़ से उनका काम तमाम कर दिया जाएगा। लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कटियार की पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी है और क्लियर कट कह दिया गया है कि पाकिस्तान का नाम लेकर कि जब तक हम सीमा पार जमीन पर कब्जा नहीं करेंगे, पाकिस्तान मानेगा नहीं कि भारत जीत गया है। अब पाकिस्तान को एक भी छोटी से छोटी हरकत महंगी पड़ सकती है। साइबर से लेकर के केमिकल, न्यूक्लियर, बायोलॉजिकल सभी तरह की लड़ाई की हमारी तैयारी है। आप ये मान के चलिए कि हमें विश्वास है कि अगली लड़ाई सिर्फ एक डोमेन में नहीं होगी, मल्टी डोमेन ऑपरेशंस होंगे। लड़ाई स्पेस में भी होगी, साइबर में भी होगी, ईडब्ल्यू में भी होगी, इंफो वॉर में भी होगी। पर जीत जो है वो जमीन पर ही हासिल होगी। तो ये सारे डोमेन में जो भी हम काम कर रहे हैं वो किसी तरीके से जो हमारी अल्टीमेट जीत है, वो चाहे 71 की जीत हो, चाहे 65 की जीत हो, वो जब तक हम जमीन पर कब्जा नहीं करेंगे वो पाकिस्तान मानेगा नहीं कि हम जीत गए हैं। तो डोमेन सारी जरूरी हैं, हम सारी डोमेन में लड़ाई की तैयारी कर रहे हैं। पर जो आप ग्राउंड पर देख रहे हैं ये फिर लास्ट, ये मान के चलिए कि सारी डोमेन को मिला करके लास्ट में जो ऑपरेशन होना है वो यही है जो आप देख रहे हैं। ये डिवीजन जो हमारी वेस्टर्न कमांड की ऑफेंसिव फॉर्मेशन है, खड़गा कोर, उसका एक हिस्सा है। यानी इस डिवीजन का मेन मकसद पाकिस्तान के इलाके में घुसकर वहां पर दुश्मन को बर्बाद कर और वहां पर ऑब्जेक्टिव्स पर कब्जा करना है। तो ये पूरी ट्रेनिंग और ये पूरी एक्सरसाइज उस ऑब्जेक्टिव को हासिल करने के लिए है। अब पाकिस्तान में बैठे आतंकियों के खिलाफ फाइनल वॉर की पूरी स्क्रिप्ट तैयार हो गई है। डेटा से लेकर तबाही का पूरा खाका तैयार किया जा रहा है। इस बीच एक बार फिर सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 1 की कामयाबी को बताया और कहा कि 22 मिनट में 9 आतंकी ठिकाने टारगेट और फिर 88 घंटों तक चली जंग सिर्फ एक ट्रेलर थी। मूवी शुरू भी नहीं हुई थी कि पाकिस्तान ने दम तोड़ दिया। ऑपरेशन सिंदूर एक भरोसेमंद ऑर्केस्ट्रा था जहां हर म्यूजिशियन ने एक साथ मिलकर अपना अपना रोल निभाया। इस वजह से हमने 22 मिनट में 9 टेररिस्ट टारगेट को खत्म कर दिया। मैं तो ये कहना चाहूंगा कि मूवी शुरू भी नहीं हुई थी, सिर्फ एक ट्रेलर दिखाया गया था और ट्रेलर के बाद 88 घंटे में वो ट्रेलर खत्म हो गया था। तो आगे आने वाले हालात कैसे होंगे ये इसके बारे में हम पूरी तैयारी करके बैठे हुए हैं और अगर कोई ऐसा हमें मौका देता है पाकिस्तान तो हम उसका भरपूर एक शिक्षा प्रदान करना चाहेंगे उसको कि कैसे एक जिम्मेवार नेशन को अपने पड़ोसियों से बिहेव करना चाहिए। अब दोनों बयान आपने सुन लिए राहुल जी, दोनों ही बयान बता रहे हैं कि पाकिस्तान की एक भी हरकत या पाकिस्तान की एक भी नापाक कोशिश कैसे उसके लिए तबाही ला सकती है। देखिए, सेना ये मानती है कि अगर आप पीस टाइम में अपना जो है बहाएंगे पसीना तो आपको लहू कम बहाना पड़ेगा। तो इसीलिए ये एक्सरसाइजेज होती हैं। राम प्रहार जो है ये जो एक्सरसाइज है ये हरिद्वार के पास जो है ये एक्सरसाइज चल रही है और वो टेरेन इसलिए चुना गया क्योंकि वो टेरेन जो है पंजाब की तरह का टेरेन है। तो इसलिए क्योंकि पंजाब से बॉर्डर लगता है पूरा पाकिस्तान का, तो इस टेरेन में वो एक्सरसाइज की जा रही है जिसमें जो है वो अटैक हेलीकॉप्टर्स और बख्तरबंद गाड़ियाँ और इस सब चीज़ों का इस्तेमाल किया जा रहा है। अब बात आती है पाकिस्तान के साथ, तो पाकिस्तान अब लगातार जो है वो हथियार इकट्ठा करने में लगा है, चाहे वो चीन से पनडुब्बियाँ जो खरीद रहा है या फिर वो जो तुर्की से जो बाकी हथियार खरीद रहा है, वो लगातार अपनी सेना की जो ताकत है उसे बढ़ाने में लगा और भारत को बहुत ज़रूरत है कि वो तैयारी करके रखे पाकिस्तान की किसी भी नापाक चीज़ों की। और ये जो बात आ रही है कि ये जो हमला हुआ, जो कि ब्लास्ट हुआ दिल्ली में, उसके पीछे भी कहीं ना कहीं पाकिस्तान के ISI का हाथ है और ये बातें काफ़ी सारी जगहों से जो है सामने आई हैं। तो ऐसे में भारत को पूरी तरह से तैयार रहना पड़ेगा कि अगर पाकिस्तान इस तरह की हरकतों से बाज नहीं आता है तो भारत को नेचुरली कोई ना कोई ऑपरेशन करना पड़ेगा जिसके लिए तैयारी ज़रूरी है।
ठीक है, और जिस तरीके से लेफ्टिनेंट जनरल कटियार ने कहा है कि अब पाकिस्तान वैसे ही मानेगा कि आपने युद्ध भी लड़ा, जीत भी हासिल की और उसके बाद उसकी जमीन पर भी आपने कब्जा कर लिया, तभी सूरत ऐसी है जब पाकिस्तान ये माने कि भाई उसे हार का सामना करना पड़ा है, तो भारत के उद्देश्य हर्षवर्धन जी बड़े क्लियर हैं और एक स्टेप आगे ही बढ़ रहे हैं। देखिए, मुझे लगता है कि ये तो हर भारतवासी के मन की बात है। हालांकि रणनीतिक तौर पर ये बात इस तरह से कहनी चाहिए या नहीं कहनी चाहिए वो सवाल हो सकता है, उस पर बहस भी होगी, लेकिन ये तो सच है ना कि पाकिस्तान ने बड़े हिस्से पर भारत के कब्जा कर रखा है। जो हमारे जम्मू कश्मीर का हिस्सा है, जहां न पानी है, न बिजली है, न राशन है, न सड़क है, किसी तरह की सुविधा नहीं, वहां के लोगों को, और जो एक बार विदेश मंत्रालय ने कहा भी था कि वो हमारे नागरिक हैं, और वहां पर इस तरह की स्थितियां जब उत्पन्न होती हैं तो हमारे लिए चिंता का विषय इसलिए है कि उनको कुछ नहीं देता, लेकिन वहीं पर जो टेररिस्ट लॉन्च पैड होते हैं, यानी जो आतंकवादी ठिकाने हैं, उनके ऊपर वो जो दूसरे मद में आए पैसे हैं वो भी खर्च कर देता है। यानी जो नागरिक हैं उनको नहीं देता, आतंकवादियों को सब कुछ दे रहा है। 1971 में जब बांग्लादेश पाकिस्तान से कट गया, उसके बावजूद वो अपने पाठ्यक्रम में पढ़ाते रहते हैं कि हम जीत गए, लेकिन चूंकि वो साफ साफ दिखा, दुनिया ने देखा, तो उसको स्वीकार करते हैं। मुझे लगता है कि जो सैटेलाइट इमेजरी थी, जो हमने फोटो जारी किया, जो हमारे जो कमांडर्स थे, जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में, अब उससे थोड़ा सा आगे की जरूरत है। यानी टेरिटरी अब थोड़ी बदलने की जरूरत है, जिसको बार बार हम कहते हैं कि एलओसी बदलने की जरूरत है, क्योंकि जिस तरह से पाकिस्तान हरकतें कर रहा है और हमारी ही जमीन का, कब्जाई हुई जमीन का आतंकवाद के लिए इस्तेमाल कर रहा है, तो उसका जवाब तो देना ही पड़ेगा। अब जो होगा वो हर लिहाज से इंपॉर्टेंट होगा, उसमें तकनीक का बखूबी इस्तेमाल किया जाएगा, एआई का बखूबी इस्तेमाल किया जाएगा। लेफ्टिनेंट जनरल कटियार साहब इस बात का जिक्र भी कर रहे थे, यानी पाकिस्तान को कैसे घेर कर मारना है इसकी तैयारी भारत कर रहा है, और जैसे जैसे भारत की जमीन पर ये तैयारी होती है, जो ट्रेनिंग होती है या ये जो ऑपरेशंस होते हैं विजय जी, उसके बाद धड़कनें बढ़ती तो हैं पाकिस्तान की। कोई सुसाइडल मोड में हो तो आप क्या कर सकते हो? कई लोगों की आदत होती है सुसाइडल मोड में रहने की, वो भी एक प्रॉब्लम होती है, ओसीडी जिसको जिस तरह से होता है उसी तरह से सुसाइडल मोड में पाकिस्तान रहता है। लेफ्टिनेंट जनरल कटियार ने जो बात कही ना, बहुत गंभीर बात है, वो पाकिस्तान को ध्यान से सुनना चाहिए। लेफ्टिनेंट जनरल कटियार जो हैं, जनरल साहब, वो 2 कदम आगे बढ़ गए और उन्होंने पाकिस्तान को कहा कि ये ऑपरेशन सिंदूर नहीं होगा इस बार। ऑपरेशन सिंदूर में भारत की फौज ने, भारत की सेना ने, एयरफोर्स ने बहुत सब्र रखा था और उस पर काम किया, और कारगिल के वक्त भी ऐसा ही हुआ था, लेकिन उन्होंने अब ये चेता दिया है, वार्न किया है कि इस बार ऐसा नहीं होगा। हालांकि भारत सरकार की नीतियों में ये शामिल नहीं है, लेकिन एक फौजी हमेशा उस तरह से बात करके चेताना चाहता है, वार्न करना चाहता है कि अब की बार ये नहीं होने वाला जो आप सोच रहे थे कि ठीक है, आपने कहा सीज फायर हो गया, आपने कहा वहाँ पर बंद हो गया, हमने आतंकवादी ठिकानों पर हमला कर दिया, नस्तनाबूद कर दिया, और उसके बाद बैठ गए आराम से कि भाई ठीक है, इनका हिसाब कर दिया। इस बार बात आगे बढ़ेगी, और ये जितनी एक्सरसाइज अभी पिछले काफ़ी समय से हो रही है, वो उनको ये समझाने के लिए काफ़ी है कि देख लीजिए आपको क्या करना है, कैसे रहना है। करना तो कुछ नहीं है, आपको कितना रहना है, कैसा रहना है, यह है। और जनरल कटियार की बात को पाकिस्तान को थोड़ा ज़्यादा गंभीरता से लेना चाहिए कि वो एक मैसेज उन्होंने, हमारा जो फौजी है ना, वो मैसेज कम्युनिकेट करने का काम कर रहा है। भारत सरकार की नीति में कितना है, कितना नहीं है, वो भी भारत सरकार भी जब आगे बढ़ती है तो युद्ध के समय तो वो कहती है कि भाई आपके भरोसे है देश, तो जो करना है आप कीजिए। तो पाकिस्तान के लिए एक वार्निंग की तरह से जितना जल्दी समझ जाए वो बेहतर है। वार्निंग तो बार बार दे रहे हैं, दोनों बातें पैरेलली बता रहे हैं ना समीर जी, ये कि आगे हम क्या कर सकते हैं, युद्ध कैसे जमीन पर जीता जाता है, कैसे जमीन को कब्जा करेंगे तभी पाकिस्तान को यकीन होगा। और ये भी बार बार हमारे आर्मी चीफ याद दिलाते हैं कि कैसे 88 घंटों में आप घुटनों पर आ गए थे, आपको गिड़गिड़ाना पड़ा था, बोलना पड़ा था कि सीज फायर, सीज फायर, सीज फायर। देखिए, मुझे लगता है कि भारतीय सेना ने सिर्फ बयान नहीं दिया, भारतीय सेना ने करके भी दिखाया। जब 22 मिनट में पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकाने ध्वस्त अगर भारतीय सेना कर सकती है, और 88 घंटे जो चला था भारत और पाकिस्तान का संघर्ष, जो 10 मई की शाम को फिर एक युद्ध विराम में तब्दील हो गया था, तो पाकिस्तान को समझ में आ जाना चाहिए कि जो 22 मिनट में आपके देश में घुस के 9 आतंकी ठिकाने को ध्वस्त कर सकती है, वह सेना कितनी मजबूत होगी, उस देश का जो राजनीतिक इच्छा शक्ति है वो कितनी स्ट्रांग होगी कि आपको इतनी बड़ी एक पिटाई घर के अंदर की गई थी। और मुझे लग रहा है कि भारत सिर्फ अब पाकिस्तान को सबक ही नहीं सिखा रहा, पाकिस्तान को
चारों तरफ से जिस तरीके से सबक मिलना चाहिए वो भी भारत मुझे लगता है कि एक तैयारी कर रहा है। और अफगानिस्तान ने जिस तरीके से पाकिस्तान के साथ एक छोटा सा युद्ध लड़ा, या ये कह सकते हैं कि डूरंड लाइन पर जिस तरीके से उनके संघर्ष हुआ है, अब जब अफगानिस्तान ने कह दिया है कि हम आपको भाई आपसे बॉर्डर बंद करेंगे, हम कोई भी आपको फल सब्जी फल नहीं भेजेंगे। पाकिस्तान जो इतना बड़ा मेडिसिन सप्लाई करता था अफगानिस्तान को, आज भारत अफगानिस्तान को पूरी मेडिसिन सप्लाई कर रहा है। तो पाकिस्तान का व्यवसाय, एक आर्थिक रूप से भी पाकिस्तान को नुकसान हो रहा है, सैन्य स्तर पर जिस तरह से पिटाई हुई, दुनिया में वो जिस तरीके से सब जगह दर दर ठोकरे खा रहा है पैसों के लिए, जिस तरीके से आसिम मुनीर अपनी ताकत तो बढ़ा ली लेकिन अब वो अमेरिका के पास जाकर पैसे मांग रहे हैं। वहाँ के प्रधानमंत्री जिस तरीके से कह रहे हैं कि भाई हमको पैसा दे दो और आप भूल जाओ, इसे लोन के रूप में मत लो, मत देखो। चीन से उन्हें बहुत उम्मीद थी कि चीन उन्हें बहुत मदद करेगा, लेकिन चीन ने भी उनकी भारत की ताकत को देखते हुए, भारत की इकोनॉमिक ताकत को देखते हुए चीन ने भी पाकिस्तान की बहुत मदद नहीं की। तो पाकिस्तान को ये बात समझ में आ जाना चाहिए कि जब भारत से अगर लड़ेगा तो ना अमेरिका उसको बचा सकता है, न चीन उसको बचा पाएगा, न जिन मुस्लिम देशों की वो कोशिश करता है कि मुस्लिम कंट्रीज उसके साथ आएगी, न तुर्की उसको बचा पाएगा, न कोई और देश बचा पाएगा। अब की बार भारत पर उसने इस तरह से हरकत की तो भारतीय सेना इस बार सिर्फ आतंकी ठिकाने को नष्ट करने नहीं जाएगी, कार्रवाई बड़ी होगी। भारतीय सेना के जो पदाधिकारी, बड़े जिम्मेदार लोग हैं, वो बार बार बता रहे हैं। आज तो मनोज जी ने भी इस बात को बताया, उपेंद्र द्विवेदी इस बात को बोल चुके हैं, सीडीएस इस बात को पहले बोल चुके हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बोल चुके हैं, प्रधानमंत्री इशारों में इस बात को कह चुके हैं। तो मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान को इस बात को समझना चाहिए कि भारत अगर कह रहा है तो अगर उसने थोड़ी सी भी दुस्साहस किया तो उसका परिणाम क्या होगा, यह पाकिस्तान को बहुत अच्छे से समझ लेना चाहिए। लेकिन वो समझता कहाँ है, बार बार जो हिमाकत करता है, जिस तरीके से आतंकी साजिश रचने की कोशिश करता है, पक्का वाला इलाज पाकिस्तान के लिए जरूरी है। राहुल जी देखिए, ये हम शुरू से मान रहे हैं कि उन्होंने प्रॉक्सी युद्ध जो शुरू किया था वो इसीलिए किया था कि कन्वेंशनल वॉर में पाकिस्तान भारत के सामने कहीं नहीं टिकता है। आप अमेरिकन रिपोर्ट्स अभी जो लेटेस्ट आई हैं उसमें भी ये साफ तौर से दिखाई देता है कि अगर भारत के साथ कन्वेंशनल युद्ध हुआ तो पाकिस्तान बुरी तरह से हारेगा, पाकिस्तान इसे माने या ना माने। और ऐसे में वो जिन्हें मित्र देश कहता है वो भी उनकी कोई ख़ास मदद कर नहीं पाएंगे। देखिए, अभी जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था उसमें तुर्की ने उनकी मदद करने की कोशिश की थी। तुर्की ने वहाँ से ड्रोन उनको भेजे और बाकी सारी मदद की, सैटेलाइट इमेजरी में उनकी मदद की, तो कोई फ़ायदा पाकिस्तान को नहीं हुआ। जिस तरह से भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को पीटा, जिस तरह से उन्होंने अलग अलग चुन के प्रिसाइज स्ट्राइक किए पाकिस्तान के अंदर, और पाकिस्तान एक भी ऐसा टारगेट जो है भारत में वो ध्वस्त नहीं कर पाया या उस पर अटैक नहीं कर पाया, जो कि उन्होंने बहुत सारी कोशिशें की, उन्होंने बहुत सारे ड्रोन्स भेजे, सबको ध्वस्त कर दिया गया। तो ये बात बिल्कुल साफ है कि पाकिस्तान जो है वो ये जो छम युद्ध है, जो एक तरह से प्रॉक्सी वॉर जो भारत के खिलाफ है, वो करता रहेगा। और भारत को इस सब को रोकने के लिए कभी ना कभी एक डिसाइसिव जो डिसीजन है पाकिस्तान के लिए लेना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए आगे बढ़ रहे हैं, बात कर लेते हैं G20 समिट की। दक्षिण अफ्रीका में G20 लीडर समिट का आज आखिरी दिन है और इस समिट में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मनमानी नहीं चल पाई। ट्रंप की गैर मौजूदगी में सम्मेलन में शामिल सभी देशों ने साउथ अफ्रीका द्वारा तैयार किए गए घोषणा पत्र को सर्वसम्मति से मंजूर कर लिया। यह फैसला मेजबान देश के लिए एक बड़ी कूटनीतिक सफलता माना जा रहा है, क्योंकि अमेरिका के विरोध के चलते इसकी संभावनाओं पर सवाल उठ रहे थे। दरअसल ट्रंप ने समिट का बहिष्कार किया था। यह तब हुआ जब G20 समिट की 2026 की मेजबानी अमेरिका को मिलनी है। ट्रंप ने समिट के आखिरी सेशन में भाग लेने के लिए एक अमेरिकी अधिकारी को भेजने की बात कही थी, लेकिन दक्षिण अफ्रीका ने अमेरिकी अधिकारी को मेजबानी सौंपने के प्रस्ताव को नकार दिया और अब अफ्रीकी राष्ट्रपति रामफोसा आज G20 की अगली अध्यक्षता खाली कुर्सी को सौंपेंगे, क्योंकि अमेरिका का कोई भी प्रतिनिधि समिट में शामिल नहीं हुआ है। तो जो मनमानी ट्रंप करते हैं विजय जी, वो मनमानी नहीं चल रही है अब उनकी। यहां भी देखिए, खाली कुर्सी को सौंपी जाएगी, उनके प्रतिनिधि को शामिल नहीं होने दे रहे। बहुत महत्वपूर्ण है ट्रंप साहब के लिए, क्योंकि खासतौर से जब अगले साल उनको मेज़बानी करनी है वहाँ पर अमेरिका में, तो ज़्यादा ध्यान रखते हैं कि भाई इसको कैसे हम आगे बढ़ाना है। बल्कि एक आप बात भी करके बताते कि हम किस प्रोजेक्ट के साथ किस तरह से आगे जाना चाह रहे हैं। और अमेरिका में G20 बड़ा ग्रुप है, दुनिया का सबसे बड़ा ग्रुप है एक तरह से G20, उसको लेकर इस तरह से ट्रंप की मनमानी का जवाब वहाँ पर दक्षिण अफ्रीका ने भी दिया, पूरे G20 के लोगों ने दिया, क्योंकि वो घोषणा पत्र भी वहाँ पर पारित हो गया है, उसको रख दिया गया है। और अब अमेरिका, ये दक्षिण अफ्रीका ने कहा कि अभी तो वो खाली कुर्सी को सौंपेंगे, फिर दक्षिण अफ्रीका का कोई अधिकारी जो है ना, वो उसका एक जो फॉर्मेलिटी है
वो अमेरिका के साथ पूरा करेगा। लेकिन महत्वपूर्ण प्रधानमंत्री और भारत के नज़रिए से देखिए कि प्रधानमंत्री ने इस G20 समिट में 16 से ज़्यादा जो हमारे राष्ट्राध्यक्ष हैं उनके साथ मुलाकात की है, बहुत सारी बायलैटरल मुलाकात भी हुई है, 2 सेशन उन्होंने एड्रेस किए, दोनों सेशन बहुत इंपॉर्टेंट थे। उन सब बातों पर और ख़ास तौर से ये जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनको जवाब देते हुए प्रधानमंत्री ने बात की है। उसमें जितनी सारे इश्यूज उठाए हैं एनवायरनमेंट को लेकर और तमाम चीज़ें, वो अमेरिका जैसे और जो बड़े देश हैं जो विकसित देश माने जाते हैं उनके खिलाफ भी उन्होंने बड़ी बात की, जो आमतौर पर नहीं माना जाता कि इस तरह से बात होगी। तो प्रधानमंत्री की दृष्टि से, भारत के नज़रिए से ये जो G20 की समिट है ये महत्वपूर्ण रही। ये पूरा सम्मेलन जो है हमारे लिए तो बेहतर साबित हुआ, और ख़ासतौर से इसलिए भी रहा क्योंकि दक्षिण अफ्रीका को मौका ही भारत की तरफ से मिला। भारत में जब मेज़बानी कर रहे थे तब दक्षिण अफ्रीकी देशों को, अफ्रीकी यूनियन को वहाँ पर शामिल किया गया था। उम्मीद ये की जा रही थी, एक डिप्लोमेसी में होता है कि मनमानी कभी भी हो, लेकिन जब अगले साल आपको मेज़बानी करनी हो तो आप उसको बेहतर तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। अब ट्रंप साहब को तो आप जानते हैं कि ट्रंप साहब को कब क्या लगता है, कब क्या नहीं लगता। हो सकता है जब वो हो जाए उसके बाद वो कहे नहीं, अब अमेरिका जो है दुनिया के सबसे बेहतर G20 की मेज़बानी करेगा। हाँ, लेकिन ट्रंप क्या करना चाह रहे हैं, ट्रंप को यहाँ से क्या संदेश मिल गया या दुनिया में क्या संदेश गया, हर्षवर्धन जी, ये अब चर्चा का विषय होना चाहिए। आप मनमानी कर रहे हैं, बहिष्कार कर रहे हैं, लेकिन आपके बिना भी देखिए घोषणा पत्र मंजूर हो गया। नहीं, ये सिर्फ घोषणा पत्र मंजूर होना भर नहीं है, दुनिया के सर्वशक्तिमान देश को ग्लोबल साउथ की ताकत का एक, कहते हैं ना कि अंदाजा लगा है, अब शुरुआत हुई है। ये क्या कोई कल्पना कर सकता था कि आप अमेरिका उसमें शामिल नहीं हो रहा है और अमेरिका कहे कि हम अपना कोई रिप्रेजेंटेटिव भेजेंगे चाहे जो हो, और उसको लोग कहे कि नहीं नहीं हम इनको स्वीकार नहीं करेंगे, खाली कुर्सी को सौंप देंगे। लेकिन ये किसकी वजह से हुआ? ये ट्रंप के बड़बोले, सनक भरे और अनमने रवैये की वजह से हुआ। यानी आपको तय ही नहीं आप कह पा रहे हैं कि कैसे क्या होगा। इतना बड़ा मंच है, आपकी जो भी शिकायत है, अफ्रीका से शिकायत हो, किसी अफ्रीकी यूनियन के किसी देश से शिकायत हो, क्रिश्चियन पर कहीं कोई दिक्कत हो, किसी भी तरह की समस्या हो, उसको आप जो कहते हैं ना कि डिप्लोमेटिक टॉक्स के जरिए रिजॉल्व करते हैं। जब आप इतने बड़े मंच को अंडरमाइन करते हैं तो वो मंच वो छोटा नहीं हो रहा है, वो आप छोटे हो रहे हैं, नंबर 1। दूसरा, आपकी प्रभुसत्ता को बड़ी चुनौती दे दी गई है। तीसरा, ये सारे देश अब ये मानने लगे हैं, और अब तो मुझे लगता है कि हर ऐसी बैठक में, एक वो वीडियो वायरल हुआ था ना कि वो फ्रेंच प्रेसिडेंट और सब वो हंस रहे थे, सब क्या कर रहे थे, फिर एससीओ समिट में वायरल हुआ कि पीएम मोदी, शी जिनपिंग और पुतिन, ये सामान्य नहीं रह गया है। इसका मतलब ये हुआ कि ट्रंप की हरकतें, ट्रंप के निर्णय, ट्रंप जिस तरह का व्यवहार करते हैं वो सार्वजनिक तौर पर हास्य का विषय बन चुका है। कई बार वो बड़े ब्रेव फेस के साथ आते हैं, लेकिन अब ट्रंप का ये व्यवहार दुनिया को पसंद नहीं आ रहा है और दुनिया के देश अब उसको लेकर प्रतिक्रिया दे रहे हैं। G20 एक बड़ा मंच है, भले अमेरिका उसका मेजबान होगा, लेकिन अगर ये सारे देश उसमें नहीं रहेंगे उस तरह से, तो अब मेजबानी का मतलब क्या रह जाएगा? ट्रंप साहब को हिंदुस्तान की शादियों से समझना चाहिए कि फूफा जी के नाराज होने से शादी नहीं रुकती है। ट्रंप साहब को यह भी समझना चाहिए कि साउथ अफ्रीका के जो राष्ट्रपति है उनका नाम क्या है? राम है उनके नाम में, तो रामफोसा नाम है, तो जिसके नाम में राम होगा तो वैसे झुकेगा नहीं आपके सामने जिस तरीके से आप मनमानी करोगे। ट्रंप तो दूसरी कोशिशों में लगे हुए हैं ना। इस G20 में एक ये भी रहा कि जनरली जो प्रस्ताव पास होता है वो आखिरी दिन होता है। इस बार पहले दिन ये प्रस्ताव को पास करवा लिया गया था, और लेकिन मुझे लगता है कि इसमें आज ट्रंप नहीं थे, पुतिन नहीं थे, शी जिनपिंग नहीं थे, 3 बड़े नेता इस बार अनुपस्थित रहे G20 में। शायद पहली बार हुआ होगा जब 3 इतने बड़े नेता G20 के इसमें उपस्थित नहीं रहे। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरीके वहाँ से विश्व के तमाम लीडर्स से बात की, प्रधानमंत्री मोदी इसके पूरे केंद्र बने रहे, तमाम तरीके से उन्होंने दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भाई जो ड्रग्स है उसके खिलाफ पूरे विश्व को साथ में आना पड़ेगा, क्योंकि ड्रग्स की जो आमदनी होती है अवैध तरीके से फिर वो आतंकवाद में लगती है, तो इसके खिलाफ सारी दुनिया को इकट्ठा होना पड़ेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी बात बहुत बेहतर तरीके से की है। तमाम राष्ट्राध्यक्ष से प्रधानमंत्री मोदी इस दौरान मिले हैं, तो मुझे लग रहा है उसका फायदा भारत को मिलेगा, और अमेरिका को भी बड़ा मन रखना चाहिए। इस तरीके से आप ये कह देना कि साउथ अफ्रीका ने सम्मानजनक तरीके से हमें जिम्मेदारी नहीं सौंपी, हमने अधिकारी भेजा था, लेकिन ट्रंप को खुद को चला जाना चाहिए था इस कार्यक्रम में। अगर आप नहीं गए तब भी आपको इस तरीके से आरोप लगाना, किसी और को भेज देते, और ये आरोप लगाना कि भाई वहां पर गोरख किसानों पर अत्याचार हो रहा है, इससे मैं नहीं जाऊंगा। मुझे लगता है कि
कि ट्रंप को थोड़ा एक परिपक्व राष्ट्रपति की भूमिका निभानी थी। अमेरिका इतना बड़ा देश है, साउथ अफ्रीका जैसा देश जो प्रधानमंत्री मोदी के कारण G20 का मेंबर बना, पिछले साल प्रधानमंत्री मोदी ने उसको मेंबर बनाया था, और जब उसने पहली बार इसकी आयोजन किया है तो उसका उत्साह बढ़ाने के लिए, उनका तारीफ करने के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति को वहां आना चाहिए था, या ना कम से कम बधाई देनी थी कि आपने बहुत अच्छे तरीके से G20 का आयोजन किया है और अगले साल हम आयोजित करेंगे। जिस तरीके से ट्रंप का बयान है, अमेरिका का बयान आया है, मुझे लग रहा है ये निश्चित रूप से एक दक्षिण अफ्रीका के निराशाजनक होगा कि भाई जिसको वो सौंप रहे हैं वो इस तरीके से बयान दे रहा है उनके खिलाफ कि आपने बहुत सम्मान हमारा नहीं रखा, अच्छे से ऑर्गेनाइज नहीं किया। यह गलत है। ट्रंप को इस तरीके से बयान देकर बचना चाहिए था। लेकिन कहां बचते हैं ट्रंप, तो ऐसा कुछ कर ही जाते हैं जिसमें ऐसी तस्वीरें आती हैं और हर बार उनको सिट पैक भी होता है। अभी जिस तरीके की तस्वीरें हैं राहुल जी, आप मनमानी करते हैं लेकिन आपकी मनमानी अब चल नहीं रही है। जो और ताकतें हैं, जो ग्लोबल साउथ का जिक्र भी हर्षवर्धन जी ने किया, उसकी ताकत के आगे अब कहां दिख रहे हैं ट्रंप? देखिए, ट्रंप जो है उन्होंने पिछले जितने भी डिसीजन लिए हैं उसमें उनको जो है यू टर्न लेना पड़ा है। अपने सारे डिसीजन उनके देख लिए। उन्होंने पहले टैरिफ लगाने की कोशिश की, उनको सारे जो खाद्य पदार्थ थे, जितने भी खाने पीने की चीज़ें, उन पे अपने टैरिफ वापस लेने पड़े, क्योंकि अमेरिका में जो इन्फ्लेशन था वो बहुत ज़्यादा हो गया था और अमेरिकी जनता जो है वो इसका विरोध करने लगी थी। आप उनके एब्स्टेन फाइल की बात करें तो उसको पहले विरोध कर रहे थे कि इसको ओपन नहीं किया जाना चाहिए, अब जो है उन्होंने कह दिया, उस पर साइन कर दिए बिल पे कि ये फाइलें जो है ये ओपन की जाएं। दूसरी तरफ अगर आप जो वहाँ पर वीज़ाज़ की बात है उसको भी देख लें तो पहले ट्रंप कहते थे कि बिल्कुल वीज़ा नहीं दिए जाना चाहिए, नौकरियां खा रहे हैं बाहर के लोग हमारे यहाँ पर, और अब जो है उनका ये कहना है कि अमेरिकी लोगों में इतना टैलेंट नहीं है कि वो जो है इन सब चीज़ों को संभाल सकें, तो हमारे को बाहर के वर्कर्स की ज़रूरत है। तो सारे यू टर्न जो हैं आप देखेंगे तो ट्रंप जितनी भी बातें की हैं उस पर यू टर्न भी है। अब ये G20 की भी जो बात है, वो जो बार बार कोशिश करते हैं कि अमेरिका की प्रभुसत्ता बनी रहे, वो कहीं ना कहीं उसको कायम नहीं रख पा रहे हैं और दोबारा से ये यू टर्न लेंगे और दोबारा से ये कहेंगे कि नहीं जो है G20 इंपॉर्टेंट है। तो अब नेटो के भी आप नेटो में जो है जिस तरह से विरोध हो रहा है यूएस का कि वो जो है अपनी भूमिका पूरी तरह से नहीं निभा रहा, तो वो सब जगह से उन पे प्रेशर है और बार बार यू टर्न लेने की जो उनकी आदत बन गई है, अब जो दिखाई दे रहा है दुनिया में, उसको लेकर अब दुनिया बहुत ज्यादा सीरियस नहीं होगी उनकी बातों को। नहीं, वो कोशिश में लगे हुए हैं, उल्झे हुए हैं अभी भी कि यूक्रेन और रूस का युद्ध वो रुकवाई दें, उसका क्रेडिट तो कम से कम उनको मिल जाए। उन्होंने कहा कि अगर यूक्रेन के राष्ट्रपति नहीं चाहेंगे तो नहीं रुकेगा। उसको लेकर सीक्रेट मीटिंग भी लगातार चल रही है। यूक्रेन जंग खत्म करने को लेकर अमेरिकी और रूसी अधिकारियों की सीक्रेट मीटिंग को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। रॉयटर्स के मुताबिक अक्टूबर में हुई इस मीटिंग की जानकारी अमेरिकी विदेश मंत्रालय और नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के कई अधिकारियों को नहीं थी। मीटिंग इतनी सीक्रेट थी कि सरकार की सामान्य प्रक्रिया को पूरी तरह दरकिनार कर दिया गया। कई अधिकारियों ने ना इसके बारे में जानकारी दी गई और ना कोई आधिकारिक मंजूरी ली गई। इस बीच दावा किया जा रहा है कि ट्रंप ने इस मीटिंग के बाद प्लान 28 तैयार किया है। प्लान के मुताबिक यूक्रेन को अपना लगभग 20% हिस्सा रूस को देना होगा। इसमें पूर्वी यूक्रेन का डोनबास का इलाका शामिल है। इसके साथ ही यूक्रेन मात्र 6 लाख जवानों वाली सेना ही रख सकेगा। ट्रंप ने कहा कि जेलेंस्की मेरे इस पीस प्लान को स्वीकार करेंगे। ट्रंप ने 27 नवंबर तक जेलेंस्की को प्लान पर जवाब देने का अल्टीमेटम दिया है। साथ ही उन्होंने खुली धमकी भी दी है कि अगर इससे इनकार किया तो रूसी सेना कीव पर कब्जा करेगी। इस बीच खबर है कि रूस ने अमेरिकी प्लान का समर्थन कर दिया है। तो इस सीक्रेट मीटिंग का मतलब क्या है? जेलेंस्की को एकदम साइडलाइन अमेरिका की तरफ से, ट्रंप की तरफ से कर दिया गया है। I would like to get the peace. It should have happened a long time ago. The Ukraine war with Russia should have never happened. If I were president, it never would have happened. We're trying to get it ended. One way or the other, we have to get it ended. So then he can continue to fight his little heart out. ट्रंप सख्ती कर रहे हैं। ट्रंप जेलेंस्की पर दबाव भी बना रहे हैं, लेकिन क्या उनका ये दबाव कामयाब हो पाएगा? इससे पहले भी बहुत कोशिशें ट्रंप की तरफ से की गई हैं। इस बार हर्षवर्धन जी कामयाब हो पाएंगे ट्रंप अपनी इस कोशिश में? नहीं, देखिए, ट्रंप की मुश्किल ये है कि वो खुद नहीं जानते हैं कि किसी रास्ते से चलते हुए कहां पहुंचना है। असली संकट समझिए, जब अलास्का में दोनों जो ट्रंप और पुतिन के बीच मुलाकात हुई थी और उसके बाद ओवल ऑफिस में यूरोपीय यूनियन के सारे देशों के प्रमुख थे, जब उस वक्त की बात हुई तो लगभग चीजें क्लियर थी। फिर कहां मामला अटक गया, उसके बाद क्यों अचानक ट्रंप धमकी वाले अंदाज में आ गए,
मुझे लगता है कि एक बार जरा गंभीरता से ट्रंप को सोचना चाहिए कि क्या वो सचमुच किसी मध्यस्थ की भूमिका के लिए खुद को तैयार पाते हैं, और अगर नहीं तैयार पाते तो उसके लिए अमेरिका में ही कोई और व्यक्ति हो सकता है, किसी और को ये काम वो कर सकते हैं और अंत में उसका श्रेय ले सकते हैं, जैसे वो समय समय पर श्रेय लेते रहते हैं कि इतने युद्ध हमने रुकवाए। अच्छा, अब तो इस बार का नोबेल हो गया, अगली बार वाले नॉमिनेशन तक देखा जाएगा। असली संकट यही है, और जिस तरह का व्यवहार उन्होंने ज़ेलेंस्की के साथ किया वो तो गजब है। उसको ओवल ऑफिस में बुलाकर बेइज्जत किया, फिर कहा हम तुमको पैसा नहीं देंगे, पैसा यूरोपीय यूनियन से लो, फिर कहा अच्छा मिसाइल दे देंगे, फिर कहा क्यों दे देंगे, फिर कहा तुम अपना हिस्सा छोड़ दो, नहीं तो वो तो पूरा ही तुमको खा जाएगा रूस। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो मध्यस्थ की अपनी भूमिका में फिट नहीं। और मैं बार बार कह रहा हूं, असली मुश्किल रशिया यूक्रेन युद्ध की है ये इनको भी समझना चाहिए। ज़ेलेंस्की बहुत हद तक समझ गए हैं, और ये प्रक्रिया बढ़ाने के लिए दुनिया के दूसरे राष्ट्राध्यक्षों को भी इसमें शामिल होना ही होगा, और कोई रास्ता नहीं। ज़ेलेंस्की को टेंशन दे रहे हैं, उन पर दबाव बना रहे हैं, सख्ती दिखा रहे हैं, धमकी दिखा रहे हैं, लेकिन क्या ये जो रवैया ट्रंप का है समीर जी, कामयाब हो पाएगा? ज़ेलेंस्की पर काम करेगा ये दबाव कि आप 6 लाख तक की आप रखिए वरना हम कीव पर हमला कर देंगे? देखिए, मुझे लगता है कि अब ज़ेलेंस्की के पास बहुत ज़्यादा कोई विकल्प बचा नहीं है। 27 नवंबर तक का अल्टीमेटम दिया है ट्रंप ने कि उस पर आप निर्णय लीजिए। और ज़ेलेंस्की ने जिस तरीके से अपने देश के राष्ट्र के नाम संबोधन में कहा है कि हम ज़मीन और ज़मीर दोनों खोने की कगार पर पहुंच गए, तो मुझे लग रहा है ये बता रहा है कि अब स्थिति बहुत मुश्किल है ज़ेलेंस्की के लिए। वो ऐसे दोराहे पर खड़े हो गए कि उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि अब यहाँ से रास्ता कैसे निकलेगा। और खबर ये भी आ रही है कि ज़ेलेंस्की ने भी लगभग सहमति बना ली है, क्योंकि ज़ेलेंस्की इस बात को जानते हैं कि रूस से वो अगर जो लड़ रहे हैं, अमेरिका अगर नाराज हो गया 27 तारीख के बाद समर्थन नहीं करेगा, तो अमेरिका को भी वो खोना नहीं चाहते। और अब ज़ेलेंस्की भी बहुत ज़्यादा थक गए। लेकिन अगर ज़ेलेंस्की इस पीस प्रपोजल को मान लेते हैं कि जिसमें 20 से 22% की जमीन अगर चली जाएगी, तो मुझे लग रहा है कि ज़ेलेंस्की के लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी कि इसके बाद वो देश के अंदर कैसे बने रहेंगे। चुनाव करवाना पड़ेगा युद्ध रुकने के बाद, जनता के बीच वो कैसे जाएंगे। जनता कहेगी कि जब आपको 20 से 22% जमीन देनी थी तो इतने साल आपने तबाही देश में लड़े क्यों आपने अमेरिका की बात मानी। और किसी भी देश के नागरिक की अपनी जमीन के प्रति बहुत होता है, 1 इंच जमीन अपना कोई देश का नागरिक छोड़ना नहीं चाहता। अगर ज़ेलेंस्की इसके साथ समर्थन में जाते हैं तो मुझे लग रहा है कि ज़ेलेंस्की के लिए वहां पर बने रहना, अपने देश में यूक्रेन में बने रहना भी बहुत मुश्किल होगा। उन्हें इसका जवाब देना पड़ेगा, लेकिन अब उनके पास कोई बहुत बड़ा विकल्प नहीं है। जिस तरीके से ट्रंप ने उनकी घेराबंदी की है, और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें अमेरिका का कोई विदेश विभाग शामिल नहीं था। ट्रंप के जो बहुत करीबी विशेष दूत थे विटकॉफ, वो शामिल थे, ट्रंप का दामाद शामिल था, और रशिया के एक सोवियत बॉन्ड के जो प्रमुख है वो शामिल थे। इन तीनों ने मिलकर इस डील को फाइनल किया है। अपने अधिकारी को जो प्रोटोकॉल है, अमेरिका ने उसे पूरी तरीके से नजरअंदाज कर दिया। अमेरिका के इतिहास में शायद ये पहली बार हुआ है कि 2 देशों के बीच में शांति समझौता रोकने के लिए या बातचीत के लिए पूरी तरीके से आपने अपनी ब्यूरोक्रेसी को, अपने जो अधिकारी डेप्यूट करते हैं, उन सबको नजरअंदाज करके अपने घर के लोगों को, अपने नियुक्त किए लोगों को दिया। मुझे लग रहा है एक गलत परिपाटी ट्रंप ने शुरू करी है, और इसी का नाराजगी अमेरिका के अंदर है कि भाई इतना बड़ा मामला आप पूरे देश के बड़े लोगों से बिना सलाह लिए फाइनल कर रहे हो और आप फिर सार्वजनिक कर रहे हो। तो मुझे लग रहा है इसका भी ट्रंप को नुकसान उठाना पड़ेगा। तो ये भी लग रहा है ना कि ज़ेलेंस्की का क्या भाई, वो तो यूज एंड थ्रो वाले हो गया ना उनके साथ, के पहले आपने इस्तेमाल किया भरपूर और उसके बाद अब आपके काम के नहीं है, तो आप उन्हीं पर दबाव बना रहे हैं कि ये करिए वरना फिर हम आप पर हमला कर देंगे। ज़ेलेंस्की को मैं बहुत ब्रेव हार्ट मानता हूँ कि एक ऐसा देश जो कि टिकता नहीं था रशिया के सामने, उसने पिछले कितने सालों से जो है वो रशिया को रोक के रखा है। अब रूस के सामने जो है ज़ेलेंस्की जो है वो अपनी पूरी कोशिशें कर चुके हैं। अगर ये इसमें हार होती है तो वो नेटो की हार होगी, जो कि यूक्रेन में सारी कोशिशों के बावजूद रूस को रोक नहीं पाया है। अगर ये जो नेटो है वो इस वक्त नहीं रोक पाया है और अमेरिका ने इस तरह का रुख अपनाया है, तो क्या गारंटी है कि अगर रूस जो है किसी भी यूरोपियन देश पर हमला करता है जिसके बॉर्डर्स उनके साथ हैं, तो क्या नेटो फिर एक बार अमेरिका की तरफ देखेगा और अमेरिका फिर एक बार कहेगा कि अपनी ज़मीन दे दे? तो ये जो है नेटो की बहुत ही बड़ी नाकामी होगी अगर ज़ेलेंस्की को इसके लिए दबाव में बनाया जाता है। और मैं ज़ेलेंस्की का सही मानता हूं कि उन्होंने अपने देश के लिए एक कॉमेडियन होते हुए, वो कोई ऐसे नहीं थे जो कोई जनरल से बने हुए कोई राष्ट्रपति हो या राष्ट्राध्यक्ष हों, उन्होंने एक कॉमेडियन होते हुए इतना ब्रेव फेस दिखाया। वो रूस के साथ लड़ गए और उनके देश ने जिस तरह की लड़ाई रूस के सामने लड़ी है, ये अपने आप में एग्जाम्पल है।
अब देखिए, एक तरफ ट्रंप चाहते हैं किसी भी सूरत हाल में इस युद्ध को वो कम से कम रुकवा लें, उनके नाम के आगे इतिहास जुड़ जाए, वो चाहते हैं, इसलिए तमाम कोशिशें की जा रही हैं। तो दूसरी तरफ अमेरिका और वेनेजुएला के बीच लगातार तनाव बढ़ता जा रहा है। अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि किसी भी वक्त वेनेजुएला के खिलाफ नया ऑपरेशन शुरू हो सकता है। अमेरिकी सेना ने कैरेबियाई इलाके में बड़ी संख्या में जहाज, विमान और सैनिक तैनात कर दिए हैं, जिससे दोनों देशों के बीच टकराव की आशंका और बढ़ गई है। इस बीच अमेरिका ने अपने नागरिकों को फौरन वेनेजुएला छोड़ने के लिए कहा है। इसके साथ ही अमेरिकी एजेंसी फेडरल एविएशन ने वेनेजुएला के ऊपर उड़ान भरने को लेकर चेतावनी जारी कर दी है। समंदर में अमेरिकी बेड़ा लगातार ड्रिल कर रहा है, जिसके बाद कई अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइंस ने वेनेजुएला से उड़ानें रद्द कर दी हैं। अमेरिका पूरी तरह से अटैक मोड में है। हालांकि गुप्त ऑपरेशन का दायरा कितना बड़ा होगा और इसे कब उठाया जाएगा, इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन इतना तो तय है कि ट्रंप वेनेजुएला को लेकर काफी सीरियस हैं। इस बीच अमेरिका आज कार्टेल द लॉस सोल्स को विदेशी आतंकी संगठन घोषित करने जा रहा है। अमेरिका का आरोप है कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो इस संगठन के नेता हैं। दावा किया जा रहा है कि आतंकी संगठन घोषित होने के बाद अमेरिका हमला कर सकता है। तो क्या ये नए युद्ध की आहट के तौर पर इसे विजय जी देखा जाए? देखिए, ट्रंप साहब जो है ना, बहुत सारे फ्रंट एक साथ खोलकर बैठे हुए। वेनेजुएला को लेकर और मादुरो को लेकर उनका बड़ा लंबे समय से वो है, उनकी नाराज़गी है और वो उसको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर कर रहे हैं। लेकिन वो क्या वहाँ पर अभी उस तरह का हमला करने की तैयारी में है, या केवल वो धमकाना चाहते हैं? ट्रंप साहब को इतना आसानी से समझना कि वो वहाँ पर खड़ा कर दिया, वो धमकाने के लिए भी करते हैं। लेकिन वेनेजुएला से उनका झगड़ा बहुत लंबे समय से चल रहा है और वो उस पर पर्सनल लेवल पर भी वो मादुरो को लेकर बहुत पसंद नहीं करते हैं। तो उस सारी बात को लेकर वहाँ पर हो रहा है। कितना हो सकता है, कब वो कर सकते हैं, लेकिन आशंका तो बढ़ गई है। उनको आप खारिज नहीं कर सकते ट्रंप साहब को किसी दिन, कि वो किसी भी दिन ये कर सकते हैं। लेकिन मैं पिछली वाली बात में एक बात जोड़ना चाहता हूँ कि जो रूस और यूक्रेन के बीच शांति समझौता हो सकता है, उसकी बाधा ही ट्रंप साहब है मेरे विचार में। अगर वो हट जाएं तो और यदि शायद कुछ और कोई करे तो शायद कुछ बात आगे बढ़ सकती है, क्योंकि वो हर दिन एक नया प्रस्ताव लाते हैं। आप पिछले 2 महीने के भी डेवलपमेंट देखें जब से वो कर रहे हैं, और जिसका जिक्र अभी किया गया है अलास्का की मीटिंग को। अलास्का की मीटिंग के बाद से कितने स्टेप्स उन्होंने लिए। अभी आपको याद होगा कि उन्होंने वो एक शांति समझौता किया था, शांति सम्मेलन किया, जिसकी जीत के लिए वो पहुंच गए थे वहाँ। अभी ये जिसको आप कह रहे हैं अमेरिका का 28 प्लान, ये तो रूस और अमेरिका का जॉइंट प्लान है। वो रूस ने पहले ही उस पर स्वीकृति दी है, उसमें यूक्रेन तो है ही नहीं। तो यूक्रेन कैसे मानेगा? और 27 तारीख की डेट आपको ध्यान हो, उससे पहले भी 5-6 डेट्स उन्होंने दे चुके हैं, डेडलाइंस दे चुके हैं। तो मुझे नहीं लगता कि जेलेंस्की बहुत मुश्किल में है। वो युद्ध को टालने, मतलब ख़त्म करना चाहते हैं, उससे निकलना चाहते हैं। देश का भी दबाव बन रहा है उन पर, अंदर के जो दबाव हैं वो भी उन पर बनते जा रहे हैं। लेकिन जेलेंस्की ने जिस तरह से ब्रेव हार्ट दिखाया, जिसका जिक्र अभी राहुल जी भी कर रहे थे, उसमें मुझे नहीं लगता कि एक डेडलाइन देने से वो तुरंत विड्रॉ कर लेंगे। मगर अब यदि इस पर आना, और ये झगड़ा हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं इसको, कि ये रूस और यूक्रेन का झगड़ा नहीं है, ये रशिया और नेटो का झगड़ा है। और यदि इनडायरेक्टली देखें तो रशिया और अमेरिका का भी झगड़ा है, समझे? तो उस झगड़े को वो कैसे निपटाना चाहते हैं, और ट्रंप साहब को खुद को समझ में नहीं आ रहा है। वो हर दिन एक नए प्लान के साथ, नए काम के साथ, जैसी अभी चर्चा हुई कि न उनका विदेश विभाग काम कर रहा है, जो दुनिया भर में समझौतों के लिए यूनाइटेड नेशंस की जो पीस कीपिंग फोर्सेज है उनको काम में लिया जाता है। उन्होंने एक नए तरीके से कि अलग अलग देशों की वो लेकर आ जाएंगे। और उसको यूनाइटेड नेशंस का क्या हुआ जब वो वेनेजुएला को धमका रहे हैं? हाँ, तो जिसकी लाठी उसकी भैंस। और खैर यूनाइटेड नेशंस की तो जो सबसे जरूरी बात है, अमेरिका तय करेगा क्या कि किस देश का राष्ट्रपति क्या है, कब चुनाव हुआ, चुनाव ठीक हुआ कि नहीं हुआ। मतलब बड़ा विचित्र है। मैं ठीक है, किसी के पक्ष विपक्ष में कोई चीजें हो सकती हैं, लेकिन जिस तरह से अमेरिका टर्म डिक्टेट करता है वो दुनिया को स्वीकार नहीं करना चाहिए। वो तो ये G20 में दिख गया ना। बिल्कुल, G20 एक तरह का मैसेज है ट्रंप साहब के लिए कि उनसे अब कोई ऐसे डरते नहीं है, क्योंकि आपने यही करके बांग्लादेश में शेख हसीना जीत रही थी। तो आपने यही करके वहां यूनुस को आप एक आवाज दिखा दीजिए किसी देश की जो कि आपको वेनेजुएला के साथ दिखाई दे रही है। क्या मतलब वेनेजुएला ने वो किया जो पाकिस्तान हमारे साथ करता है कि आतंकवाद भेज रहा है अमेरिका में, ड्रग्स तो भेजता ही है पाकिस्तान इंडिया में, हथियार भेजता है, क्या ऐसा किया? तो ऐसे में एक भी देश ऐसा नहीं है जिसने अमेरिका के सामने अपना सर उठाकर इस बात की मजम्मत करने की कोशिश की कि ये सही नहीं है। अमेरिका वो कर रहा है जो वो उसकी ताकत है, उसके पास क्योंकि सेनाओं की ताकत है, उसके पास मिलिट्री ताकत है, वो जो करना चाहे वो कर रहा है। यही उसने इराक में किया, यही वो
वेनेजुएला में करना चाहिए। नहीं, उसकी एक वजह ये भी है ना कि जो मल्टी अलाइन डिप्लोमेसी का जो दौर आ गया है उसमें सब लोग केवल अपने नेशनल इंटरेस्ट पर ध्यान रखते हैं। आजकल कोई किसी के बीच में पढ़कर नहीं करना। आप नेटो को ही देख लो ना, नेटो तो एक यूनियन है, वो यूक्रेन के साथ उस तरह से खड़ा नहीं दिखाई दे रहा, अलग अलग तरीके से सब लोग काम कर रहे हैं। तो वो मल्टी अलाइन पॉलिसी में सबको नेशन फर्स्ट जो एक नया स्लोगन तैयार हो गया है। नेटो की तो प्रॉब्लम ये थी कि वो पूरी तरह से यूएस पे डिपेंडेंट था मिलिट्री पावर के लिए। मिलिट्री पावर उसने अपनी यूरोप ने अपनी पावर शुरू ही नहीं की, उस तरह से बनाई नहीं, इसलिए वो दिक्कत है। अब चलिए आगे बढ़ रहे हैं, एक और खबर आपको बताते हैं। यूरोप में हमास के सीक्रेट नेटवर्क को लेकर इजरायल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने एक बड़ा खुलासा किया है। जर्मनी, ऑस्ट्रिया और कतर से जुड़े कई लिंक सामने आए हैं। मोसाद के मुताबिक इस काम में कई यूरोपीय देशों की सुरक्षा एजेंसियों के मदद से हथियारों की तस्करी और हमलों की प्लानिंग की जा रही थी। जर्मनी और ऑस्ट्रिया ने सुरक्षा एजेंसियों ने संदिग्धों को गिरफ्तार किया और बड़ी मात्रा में हथियार जब्त किए। ये हथियार बड़े हमले के लिए तैयार किए जा रहे थे। मोसाद का दावा है कि हमास 7 अक्टूबर जैसी प्लानिंग कर रहा था। कई जगहों पर हमले करने की जो प्लानिंग है वो हमास की तरफ से की जा रही थी। और ये मोसाद ने खुलासा किया है कि जो 7 अक्टूबर को इजरायल में किया था हमास के लड़ाकों ने घुसकर, वही ऐसी ही एक और साजिश रचने की कोशिश की जा रही थी हमास की तरफ से, जिसका खुलासा मोसाद ने कर दिया है। तो एक और हमास की एक्टिविटी समीर जी फिर से सामने आ गई है। फिर एक हमास की एक्टिविटी से ज्यादा ट्रंप का भी रोल इसमें भी समझ में आता है कि ट्रंप ने इस पर भी बहुत सारा काम कर लिया था हमास को लेकर। निश्चित रूप से, और मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से इजराइल और हमास के बीच जो ट्रंप साहब ने समझौता करवाया था और उसका जश्न मनाया था ट्रंप साहब ने कि भाई इसके आधार पर मुझे शायद नोबेल पीस प्राइज मिल जाएगा, मैंने बहुत बड़ा काम किया है, बहुत तय हो गया था कि वो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। क्योंकि उसके तुरंत बाद इजराइल ने जिस तरीके से हमास को फिर अटैक किया था, हमास ने अभी कुछ दिन पहले बोल दिया कि हम हथियार नहीं डालेंगे। तो यह तय है कि इजराइल और हमास के बीच जो शांति समझौता हुआ था वो सिर्फ कागजों पर हुआ था, वास्तविक धरातल पर इसका कोई असर नहीं था। और अब जब मोसाद ने यह पूरी जानकारी दे दी है कि भाई किस तरीके से जर्मनी और ऑस्ट्रिया में किस तरीके से वापिस हमास तैयारी कर रहा है, तो मुझे लग रहा है कि अब फिर इजराइल को एक मौका मिला है कि हमास को फिर वो खत्म करे। और इजराइल ने कहा था कि एक बार भी अगर हमास ने कोशिश की तो इस बार हम उसका नामो निशान मिटा देंगे। तो मुझे लग रहा है कि अब फिर हमास पर इजराइल हमला करेगा और लगातार कर ही रहा है। लेकिन ये चिंता की बात है कि जो हमास एक लिमिटेड क्षेत्र में था, अब वो अगर जर्मनी और ऑस्ट्रिया जैसे देशों के अंदर अगर वो नेटवर्क बढ़ा रहा है, वहाँ की उसको सुरक्षा मिल रही है और उसने जिस तरीके से वहाँ अपना नेटवर्क बढ़ा किया है, तो सिर्फ ये इजराइल के लिए नहीं, तमाम दूसरे देशों के लिए भी एक खतरा है। दूसरे तमाम आतंकी संगठनों के साथ मिलकर हमास क्या दुनिया में फिर से इस तरीके से एक आतंकी घटनाओं को अंजाम देना चाह रहा था? क्या इजराइल में फिर वो 7 अक्टूबर को जो हमला हुआ था उससे बड़ा हमला करने की कोई योजना बना रहा था, या किसी और अन्य देश के ऊपर भी किसी दूसरे आतंकी संगठन के साथ कोई हमला करने की योजना बन रही थी? मुझे लग रहा है कि एक बड़ी योजना थी। अभी हमास को लेकर जो जानकारी आई है, इजराइल अब मुझे लगता है कि इस मामले पर खुलकर हमला करेगा। पहले वो कतर में जाके हमला कर चुका है, अब फिर वो हमास के जो लड़ाके हैं उन्हें मारने की कोशिश करेगा। अब यह तय है कि ये जो शांति समझौता हुआ था ये सिर्फ कागजों पर है, ऐसा कोई महत्व नहीं है। आने वाले दिनों में दिखेगा कि इजराइल फिर इलाके में घुसकर पूरी तरीके से हमास के खिलाफ आक्रामक हो चुका है। कुछ हम लोग की जो जानकारी आई वो भी बताते हैं। इजराइल में एक तरफ सीज फायर चल रहा है, संयुक्त राष्ट्र ने इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स को मंजूरी दे दी है, तो दूसरी तरफ हमास के ठिकानों पर इजराइल के हमले अभी भी जारी हैं। इजराइल ने इसी कड़ी में उत्तरी और सेंट्रल गाजा में कई जगह हमले किए हैं, जिसमें 22 लोगों की मौत हो गई है। आईडीएफ पिछले लगातार 3 दिन से हमास के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है। तो हमास के कई सीक्रेट प्लानिंग उजागर हुई है कि कैसे वो यूरोप के देशों में प्लानिंग कर रहा था, जर्मनी और ऑस्ट्रिया में माफ कीजिएगा प्लानिंग कर रहा था। तो ये तमाम चीजें हैं जिसको लेकर अब एक मौका इजरायल को मिल गया है फिर से हमास को खत्म करने के लिए। हमास पर ताबड़तोड़ हमलों के बीच इजरायली सेना ने एक वीडियो जारी किया है। वीडियो इजरायली सेना दक्षिणी सीरिया में गिरी मिसाइल की जांच करते नजर आ रहे हैं। इजरायली सेना ये जानने की कोशिश कर रही है कि ये मिसाइल कहां से आई है। नेतन्याहू ने साफ कहा कि इजरायल पर हमले का मतलब खुद की बर्बादी देखना होगा। तो जिस पीस समझौते को लेकर ट्रंप बड़े खुश थे, उस पीस समझौते का अंजाम क्या होगा वो अब साफ साफ दिख रहा है। हर्षवर्धन जी, नहीं देखिए, यहां भी वही हुआ ना, आपने भरोसे में नहीं लिया जिनके बीच में समझौता कराना है, आपने उनको टेबल पर बिठाया नहीं, आपने खुद से शर्तें तय कर ली। जिन देशों के साथ मिलकर शर्तें तय कराई वो भी लगता है कि उनको बाद में समझ में आया। कतर और सऊदी अरबिया
जो सबसे ज़्यादा इसमें शामिल थे, जिस मजबूती के साथ उन्होंने ट्रंप के उस पीस प्लान को मंजूरी दिलाई थी। अंत में उनको भी लगने लगा कि नहीं कुछ गड़बड़ है। दोहा में जो कुछ हुआ, और कई बार लोग कह रहे थे पीएम उस वक्त वहां क्यों नहीं गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत परिपक्व राजनेता हैं और किसी भी जगह जाना न जाना, क्योंकि उस वक्त भी यही कहा जा रहा था वहां ट्रंप है इसलिए वो नहीं जा रहे हैं। किसी भी प्लान में कैसी भूमिका है उस भूमिका के आधार पर तय करना चाहिए, और ट्रंप ने अभी भी यह साफ दिख रहा है कि इस पर ठीक से वर्कआउट नहीं किया कि हमास कहां पर है, इजराइल क्या कर रहा है, दोनों के बीच में मुश्किल क्या है, फिलिस्तीन के लोग क्या हैं, जो गाजा पट्टी के लोग हैं उनकी क्या मुश्किलें हैं, और कहां की समस्या है जिसको हम ठीक एक सीधे सीधे साइन कर दे, निकल के बाहर चले जाओ, हम एक स्टेबलाइजेशन फोर्स लगा देंगे, अब ये सब कैप्चर, ऐसे नहीं होता है। और मुझे लगता है कि ये खतरनाक इसलिए भी है कि ये पीस प्लान पूरी तरह अगर डिरेल हो गया तो फिर वहां के लोगों के जीवन पर मुश्किल हो जाएगी। इजराइल की तरफ से भी मुश्किलें आ जाएंगी, हमास को भी, और इजराइल और हमास दोनों तैयार बैठे हैं कि एक इशारा मिले या कहें कि एक गुंजाइश मिले और वो एक दूसरे के ऊपर फिर से हमला शुरू कर दें। मुझे लगता है कि ये ट्रंप को फिर से एक, जिसको कहते हैं जो रशिया यूक्रेन में जो गड़बड़ वो कर रहे हैं, वो गड़बड़ यहां वो पहले ही कर चुके हैं और उसका परिणाम भी दिख रहा है। हमले तो अभी भी हो रहे हैं ना, वीडियो तो अभी भी जारी की जा रही है। आईडीएफ की तरफ से वीडियो जो सामने आई है उसमें दिख रहा है कि एक दूसरे पर हमले तो चल ही रहे हैं। उस पीस समझौते का कोई मतलब तो समझ में नहीं आ रहा है ना जमीन पर। इजराइल को आप अगर समझते हैं तो वो तो किसी भी हालत में ये समझौता नहीं चाहता। उसका तो मकसद ये है कि हमास को पूरी तरह से खत्म किया जाए, और हमास खत्म नहीं होगा क्योंकि बहुत सारे लोग अभी, जैसे मोसाद ने किया, मोसाद के बारे में अलग से कभी चर्चा हो सकती है कि मोसाद की क्या भूमिका है और वो क्या कर रहे हैं, लेकिन जर्मनी, ऑस्ट्रिया और तो हमास जो है कमज़ोर वो नहीं है। आप देख लीजिए कि इजराइल कितने लंबे समय से ये काम कर रहा है, उसके बाद भी वो हमास को एक छोटे से इलाके में है, वो पूरा कोई फौज भी उस तरह की नहीं है, उसको लड़ाई नहीं लड़ पाया, नहीं जीत पाया, ना ख़त्म कर पाया। तो हमास अपने लड़ाके मोड में हमेशा ही रहेगा। उसने भी उस शांति समझौते पे ना कहीं आगे गए ना कहीं पीछे गए। जो बंधकों की बात थी उसको भी पूरी तरह से नहीं माना गया है। इजराइल जो है उसका तो मकसद ही है कि हमास को कैसे ख़त्म किया जाए और गाजा पर किस तरह से आगे की भूमिका निभाई जाए। और ये बात ठीक है कि ट्रंप साहब अपने मतलब जिन दो लोगों के बीच में बात होनी है उनके अलावा वो सबसे बात करते हैं, तो वो कोई भी शांति समझौता, कोई भी प्लान कैसे संभव होगा। इस लड़ाके तालिबान के लड़ाके जैसे ही हैं। हाँ, उससे बड़े हैं वो। हमास के जो लड़ाके हैं वो तो तालिबान से बहुत आगे के लड़ाके हैं। और मौका ढूंढ रहे हैं ना, ये दोनों ही मौका ढूंढते हैं। इजराइल भी मौका ढूंढता है, हमास भी मौका ढूंढता है। अब जब ये जानकारी मिल गई है कि सीक्रेट प्लानिंग की जा रही थी तो फिर से युद्ध का खतरा बरकरार है। राहुल जी देखिए, ये समस्या जो है ऐसे सुलझेगी भी नहीं। अब ट्रंप जो है उन्होंने जो है वो अपना बस डिक्टेट बता दिया कि अच्छा ऐसा हो जाना चाहिए, तो उससे कोई सारे लोग मान जाएंगे, ऐसा भी नहीं है। देखिए, यूरोप का समस्या अलग है। यूरोप जो है वो ये नहीं मानता, वो मानता है कि वहाँ पे फ़लस्तीन का अलग देश होना चाहिए। लेकिन क्या उससे समस्या सुलझ जाएगी? क्या इजराइल, क्या उसके बाद फ़लस्तीन अगर बना भी दिया जाए तो क्या हमास और इजराइल में फिर लड़ाई जो है वो बंद हो जाएगी? ऐसा भी नहीं होगा। ये समस्या जो है, जो इतिहास में जो है वो अधूरे प्रश्न छोड़े जाते हैं, उसके कारण इस तरह की समस्याएं पैदा होती हैं। और इसका सलूशन जब तक कि दोनों पार्टीज़ जो हैं वो ये मान ना जाएं और दोनों पार्टीज़ ये मान जाएं कि दो अलग अलग देश, एक इजराइल एक फ़लस्तीन, ये जो है जब तक पूरी तरह से बन नहीं जाता और दोनों पार्टियों की सहमति से नहीं बन जाता, तब तक ये समस्या सुलझने वाली नहीं है। और अभी जिस तरीके की जानकारी आ रही है, जिस तरीके की वीडियो सामने आ रही हैं, आप देखिए उन वीडियो में वैसी ही तस्वीरें हैं जब इजराइल और हमास एक दूसरे पर लगातार हमला कर रहे थे। अभी भी मिसाइलें दागी गई हैं और उसकी तस्वीर बाकायदा साझा की गई है कि ये मिसाइल कहां से आई हैं। अब अगर हमास की तरफ से आई है तो फिर इजराइल हमास को छोड़ने वाला नहीं है, ये भी नेतन्याहू ने बड़ा क्लियर कर दिया है। नहीं भी आई होगी तब भी वो हमास से आई हुई मानी जाएगी और हमला किया जाएगा। मौका ढूंढ रहे हैं। बहरहाल इतना ही वक्त हमारे पास। हर्षवर्धन जी, विजय जी, राहुल जी और समीर जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा करने के लिए।